Hello all, good evening. Myself Ravi Hirani. So, मैं आज आपका पूरा वेबिनार लेने वाला हूँ। तो मेनली आज हमारा जो वेबिनार है उसमें जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह रहने वाला है कि ये जो वेबिनार है वो 3 फेज में रहेगा, जिसमें हम 3 अलग-अलग फेज में बात करेंगे। तो पहला फेज मेनली रहेगा कि जिसमें हम प्योरली आईएमपी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारे 13 यूनिट है लाइफ साइंस के सिलेबस में। उनमें जो आईएमपी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ब्रीफली। फिर सेकंड पार्ट जो हमारा है वो रहेगा टॉपिक लर्निंग एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन। इन टॉपिक्स मैंने एक दो टॉपिक सिलेक्ट किए जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें होगा एबीसीडी मॉडल और फ्लावर डेवलपमेंट एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टॉपिक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और अब तक के पूछे गए उनमें से सारे क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व भी करेंगे। तो मैंने एक चीज छोड़ी है। फिर होगा हमारा क्यूएनए सेशन। हर बार की तरह हम एक बार नहीं लेकिन इस बार 2 बार रखेंगे। पहला रखेंगे एमपी टॉपिक के बाद जो आपने क्वेश्चन पूछे थे आपके गूगल फॉर्म में वो हम बात करेंगे, और टॉपिक लर्निंग के बाद भी हम अपना जो क्यूएनए सेशन पार्ट 2 है वो हम रखेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि गिफ्ट किसको नहीं पसंद, हम सबको गिफ्ट पसंद है, तो मैं भी आपको बीच बीच में गिफ्ट देता रहूंगा। तो जो भी लोग लास्ट तक रहेंगे उनको सब गिफ्ट मिल जाएंगे। बीच में मैं आपको गिफ्ट देता रहूंगा। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। पहला गिफ्ट ये है कि जो भी अटेंडी लास्ट तक रहेगा उन सबको थ्रू द ईमेल ये वेबिनार खत्म होने के बाद ही ये जो पीपीटी है पूरी की पूरी उनको सेंड कर दी जाएगी। यानी कि अब आपको लिखने की कोई भी चेष्टा करने की या फिर कोई भी लिखने की जरूरत आपको भी नहीं है। आपको पूरी की पूरी पीपीटी इस वेबिनार की विथ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपकी पहले गिफ्ट है। अभी इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। मेरा प्रॉमिस ये है कि आपको मुझे ये प्रॉमिस देना है कि इस 2 घंटे में आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन आपको 100% इसमें इस वेबिनार में फोकस करना है। और मेरा आपसे प्रॉमिस ये है कि अगर आप अपना प्रॉमिस खत्म करेंगे यानी पूरा करेंगे 2 घंटे अगर आप कंसंट्रेशन से इसको फिल करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से आप बहुत कुछ जान के जाएंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। और जो हमारा सेकंड पार्ट है टॉपिक लर्निंग एंड पीवाईक्यू वाला, उसमें से अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हर अटेम्प्ट में से आपके अभी से 10 मार्क्स आप गिन के रख लो, क्योंकि उस टॉपिक में से फ्रीक्वेंटली सीएसआर में क्वेश्चन आते ही है। एक एबीसी मॉडल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट इन प्लांट फिजियोलॉजी, एंड दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब हमारा वेबिनार का पहला पार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि 13 यूनिट्स हैं, तो उनमें यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ये यूनिट मोस्टली रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। इसमें बायोकेमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसका सिलेबस यूनिट 1 का, तो वो बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही लेंदी है। अगर ये आप करने जाओगे, अगर आप पूरा यूनिट 1 करने जाओगे तो आपको मिनिमम 2 से 3 महीना लगेगा। अगर आप दिन का 4 से 5 घंटा फुल जो बोलते हैं कंसंट्रेशन से पढ़ोगे विद नोट्स, तो आपको मिनिमम 2 से 3 महीने लिखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सीएसआर वाले हर बार हर अलग अलग टॉपिक में से पूछते। उनका भी कोई टेस्ट रहता है, उनका भी कोई रिलेटेडनेस रहता है कि मैं इससे पूछूंगा इसमें पूछूंगा। तो वैसे ही कुछ हॉट फेवरेट टॉपिक्स है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया। पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन में से हर बार 6 से 10 मार्क्स का कंटेंट आता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। ये चेंज भी होता है लेकिन आपको मिनिमम 10 मार्क्स प्रोटीन देके जाएगा। लेकिन इसमें चेंज ये है कि प्रोटीन का हम सब पढ़ते हैं लाइक सीएसआर का अगर फंडा देखे तो वो क्या है 13 यूनिट से, यानी कि वो पूरा का पूरा लाइफ साइंस कवर कर देता है। अभी वो उन पे ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा डीप में जाता है जो यूनिट सभी स्ट्रीम को यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सभी में पढ़ने आते हो। और बायोकेमिस्ट्री उनमें से एक है। यानी बायोकेमिस्ट्री हम कहीं ना कहीं या तो बीएससी में या एमएससी में पढ़े ही होते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। एमएससी में कोई भी फील्ड, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, या वो माइक्रोबायोलॉजी हो, अपने बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। यानी कि इसमें आपको ज्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी।
क्योंकि उनको पता है कि ये सबने पढ़ा हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे, डीप में ही पूछेंगे। तो प्रोटीन का ये फंडा है कि आप कह नहीं सकते कि वो क्या पूछेंगे। कई बार क्या होता है कि यूनिट 13 जो हमारा एडवांस बायोलॉजी का, यानी कि हम जो इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, उनका और यूनिट 1 का कॉम्बो रख देते हैं कि अगर कोई प्रोटीन का इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ ऐसा रीडिंग दे रहा है, तो प्रोटीन कैसा होगा, उसकी कंफर्मेशन कैसी होगी। तो इसमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यूनिट 1 के लिए आप लेनिंजर जो बुक है 7th एडिशन, वो आप यूज कीजिए। उसमें से आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, पूरा प्रोटीन का 200 या 250 पेज का पूरा एक चैप्टर है, पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। आप अगर वो आपने कंसेप्ट से पढ़ लिया और उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिए, तो फिर आपका प्रोटीन में से मार्क्स नहीं जाएंगे। फिर बात आती है एंजाइम की। एंजाइमोलॉजी में से वो मेनली फोकस करते हैं न्यूमेरिकल्स में से, वो ज्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर यूनिक एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, या फिर वो पूछते हैं एंजाइम इनिबिशन के बारे में। दो तरह के इनिबिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। फिर कॉम्पिटिटिव में भी दूसरे दूसरे टाइप्स होते हैं, तो उसके अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, उसका इक्वेशन आता है, वो सब आपको याद रखना पड़ता है। मेनली 4 या 3 आपको जो ग्राफ्स हैं, जो नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, अनकॉम्पिटिटिव के लिए, किसमें केएम की वैल्यू बढ़ती है, किसमें केएम की वैल्यू घटती है, किसमें जो प्लॉट है वो कहाँ जाएगा, स्पेशली एलबी प्लॉट में, वो सब आपको याद रखना पड़ता है। फिर कंफर्मेशन ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। डीएनए की बहुत सारी कंफर्मेशन है, लेकिन मेनली हमने जो पढ़ी हुई है वो है ए बी एंड जेड। 3 कंफर्मेशन मेनली हमने पढ़ी हुई है, उनका आपको कंपेरेटिव एक टेबल बना देना है याद करने के लिए। उस टेबल को आपको रेफर करना है। अगर आपने वो टेबल अच्छे से याद कर लिया, तो उनमें से आपको 2 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये हॉट फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक है। जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं, एंजाइम की बात करते हैं। फिर बात आती है विटामिन डेफिशिएंसी। इनमें विटामिन में मेनली मेटाबॉलिज्म से ज्यादा वो डेफिशिएंसी पे, कि कौन सा विटामिन की कमी पे क्या होता है, उन पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। इन सभी चीज का मैंने इसके पीछे आपको थोड़ा बहुत कंटेंट भी दिया है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फैटी एसिड के बारे में पूछते हैं, ग्लिसरॉल के बारे में पूछते हैं। हम जानते हैं कि फैटी एसिड के बाहर एक छोटी सी टेल रहती है, वो टेल क्यों रहती है, वो कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड से बाइंड होते हैं, वो सब चीज, फैटी एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं, फिर मेवोनिक एसिड, एसिटाइल को, उन सब का क्या रोल है। अगर किसी 18 जो कार्बन वाले फैटी एसिड, कार्बन वाले अगर हमें लिपिड को तोड़ना हो, तो हमें कितने ऑक्सीडेशन राउंड चाहिए, वो सभी चीज के बारे में वो घुमा फिरा के पूछते हैं। फिर बात आता है बायोफिजिकल केमिस्ट्री। ये हम बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि इसमें पीएच कैलकुलेशन, बफर कैलकुलेशन, इन सब के बारे में ये थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं। आयन एक्सचेंज के बारे में पूछते हैं कि कितने आयन का चेंज हुआ, उन सब के बारे में ये पूछते हैं। ये तो ये बात थी पूरी विटामिन की। देखिए, विटामिन ए का लॉस हो तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन बी 1 अगर हमें कमी हो तो बेरी बेरी जो है वो डिजीज होता है। विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की बात करें, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन एंड टूथ का डीके हो जाता है, यानी कि हमारे जो बोन्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं, उनमें पोरस मटेरियल आ जाता है। अगर बात करें आयोडीन की, तो हमने एक पिक्चर देखी हुई है 9 में कक्षा में, 10वीं कक्षा में, कि एक बाई होती है, उसका बड़ा सा गला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको गोइटर होता है, क्योंकि उसने बचपन में आयोडीन नहीं खाया था। फिर बात करते हैं आयरन की। अगर आयरन की कमी हो तो हमें हो जाता है एनीमी, हम अपनी शक्ति घुमा देते हैं। ये है क्या? ये पूरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब बात करेंगे यूनिट 2। यूनिट 1 को मैं रखूंगा, स्कोरिंग टॉपिक में तो नहीं रखूंगा क्योंकि ये हार्ड है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन यूनिट 2 को मैं स्कोरिंग टॉपिक में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इसमें पढ़ना थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको ये स्कोर ज्यादा दिलाएगा। उसमें आपको बहुत पढ़ना भी नहीं, लेकिन आपको कंसेप्चुअली बहुत ही ज्यादा खुला रहना है। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एज वेल एज आपका नॉलेज भी थोड़ा इसमें डीप होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सभी स्ट्रीम को पढ़ने में आता है, चाहे वो सेल बायोलॉजी में से हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में से, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी में से, चाहे वो जू या बॉटनी में से हो। सभी स्ट्रीम को सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना आता है, तो वो सीएसआर वालों को वो पता है, इसलिए वो इसमें डीप में पूछते हैं। उसमें आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो किस में एटीपी चाहिए, किस में नहीं चाहिए, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है तो 7 से 8 ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3। तो वो ट्रांसपोर्टर कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाय ट्रांसपोर्टर है, सिम ट्रांसपोर्टर है, वो कौन से मोलिक्यूल के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइक क्या होता है कि स्टमक में क्या होता है उसमें क्या होता है कि एनए की कंपैरिजन में ग्लूट ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन सभी कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि रिबोसोम में या सॉरी आरबीसी में कौन सा ट्रांसपोर्टर रहता है, कि कौन सा एबीसी मॉडल को एंटीबॉडी बाइंडिंग कैसेट, एंटी सॉरी एटीपी बाइंडिंग कैसेट,
वो भी आता है, सभी चीज आती है, सिम पोर्टर, एंटी पोर्टर, उन सब का आपको याद रखना पड़ता है। फिर आता है ऑपेरॉन कंसेप्ट। मेरे ख्याल से ऑपेरॉन सबसे इजीएस्ट टॉपिक पूरे सीएसआर के सिलेबस में होगा। इसमें आपको सिर्फ ऑपेरॉन का कंसेप्ट क्लियर करना है कि किसको रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं और किसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। रेगुलेटरी बोलते हैं जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं जो स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन को एनकोड करते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी प्रोटीन। उसमें मेनली दो ऑपेरॉन पे फोकस करते हैं, लैक ऑपेरॉन एंड टीआरपी ऑपेरॉन। लेकिन लैक ऑपेरॉन पे सीएसआर ज्यादा फोकस करता है, उसके म्यूटेशन केसेस, मेरोजाइगोट के म्यूटेशन केसेस की जब एक साथ डीएनए में भी लैक ऑपेरॉन चल रहा और चल रहा हो साथ में प्लाज्मिड में भी, तो क्या होगा कि प्लाज्मिड मान लीजिए कि ये चीज की कमी है या फिर डीएनए में ये चीज की कमी है, तो ऑपेरॉन कैसे बिहेव करेगा, सेल कैसे बिहेव करेगा, इस बारे में ये लोग मेनली आपको पूछते हैं। फिर आता है सेल साइकिल रेगुलेशन। ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेल साइकिल रेगुलेशन। इसमें वो लोग एडवांस पूछते हैं, आपको ग्राफ पूछ लेते हैं। इसमें आता है फैक्स, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। उसमें ये सब चीज आती है कि सेल कौन कौन से जो साइकिल में कहाँ चल रहा है। फिर उसकी डीएनए पूछता है कि कौन से फेज में कितना डीएनए रहता है, कब कार्बोनिल का रोल आता है, सब प्रोटीन के रोल कब कब आते हैं, ये भी वो लोग पूछते हैं। फिर ऑर्गन लिस्ट सिग्नल सीक्वेंसेस। जब हम बात करते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की, प्रोटीन सॉर्टिंग की, तभी कहीं भी जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा हो, प्रोटीन बन रहा हो, तब एक बार ट्रांसलेट हो जाए तो उसको सर्टेन मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। ईआर में जाता है, गोल्गी में जाता है, सिक्रेटेड प्रोटीन होता है, फ्री रिबोसोम में जो सिंथेसाइज होता है, सभी को कहीं ना कहीं ऑर्गन में जाना पड़ता है। तो वो वैसे तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए कोई गेट कीपर रहेगा, कुछ सिग्नल उसके पास कुछ पास रहेगा, कोई आई कार्ड रहेगा, उस आई कार्ड को बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। हर ऑर्गन में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आई कार्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। तो ये देखिए, अगर आपने ये पूरा समझ लिया तो आपको पूरा सेल साइकिल का आ गया, सीडी के एंड साइक्लिन का जो पूरा रोल है, अगर आपने वो सीख लिया। फिर आता है इसमें आरबी का रोल आता है। फिर इसमें आता है चेक पॉइंट्स। 3 चेक पॉइंट होते हैं, 3 या 4 चेक पॉइंट। वो चेक पॉइंट का क्या रोल है और वो चेक पॉइंट क्या चेक करते हैं कि सेल में क्या है। लाइक पहला चेक पॉइंट है जो जीएसएन 1 वाला, वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि सेल अभी पूरा प्रिपेयर्ड है, उसमें जो सारी मशीनरी है रेप्लिकेशन करने के लिए वो तैयार है, उस डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं है, वो चेक करता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं एसएस चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या करता है कि अभी डीएनए का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, यानी कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है। तो क्या डीएनए डबल हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है, उसमें अभी कोई खामी नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, वो चेक पॉइंट ये चेक करता है। अगर कोई खामी रही तो ये चेक पॉइंट क्या करेगा, डीएनए को और या सेल साइकिल को वहीं पे रोक देगा। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। तो ये देखिए सिंपल डिफ्यूजन आता है। एक्वापोरिस के बारे में पूछते हैं, सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टर है जो पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है। गेटेड आयन चैनल होता है, सिम पोर्टर है, एंटी पोर्टर। ये देखिए सिग्नल सीक्वेंस की, क्लोरोप्लास्ट में जाना हो तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रांजिट पेप्टाइड। माइटोकॉन्ड्रिया में चाहिए तो प्री सीक्वेंस है जिसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन का जो प्रमाण है वो ज्यादा रहता है। न्यूक्लियस में आपको चाहिए न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल यानी कि एनएलएस। फिर अगर आपको जाना हो पेरोक्सिसोम में तो वहां पे पीटीएस एंड पीटीएस दो जगह पे है, तो वहां पे आपको ट्रिपल जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो चाहिए होगी। वैक्यूल में अगर आपको जाना है तो वैक्यूलर सॉर्टिंग सिग्नल वीएसएस। आपको सभी जगह में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको सिग्नल सीक्वेंस चाहिए। अभी बात करते हैं चैप्टर 3 की, यूनिट 3 की फंडामेंटल प्रोसेसेस। अगर अब मैं एक बात बोलना भूल गया कि चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 अगर आप पढ़ेंगे अल्बर्ट में से तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अल्बर्ट में से आप कैंसर भी पढ़ सकते हो, कैंसर भी अल्बर्ट में बहुत ही अच्छा दिया गया है, ब्रूस अल्बर्ट में से। अभी बात करते हैं यूनिट 3। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वॉटसन में से। वॉटसन के अलावा आपको कोई भी चीज इस यूनिट के लिए यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये फंडामेंटल से जितना इजी है उतना ही हार्ड है। इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा। पिछले अटेम्प्ट की बात करें अगर 2019 दिसंबर की, तो इस यूनिट में से मुझे जहां तक मालूम है 35 से 40 मार्क्स का या उससे ज्यादा भी इसमें से पूछा गया था। तो उसमें टॉपिक बहुत इजी है जो हमने बीएससी से या फिर 12th साइंस से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक रेप्लिकेशन है, लेकिन रेप्लिकेशन में भी क्या वो पूछते हैं कैटालिसिस। तो हम जब भी बात करते हैं कि जब भी एक डीएनटीपी जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है सीक्वेंस में, तो उसको चाहिए 2 Mg+2 यानी कि 2 कैटायन। तो कौन सा कैटायन क्या करता है, फर्स्ट कैटायन क्या करता है, तो वो जो 3 प्राइम OH है उसमें से OH रिलीज करता है और H रिलीज करता है। और जो दूसरा Mg+2 चाहिए वो क्या करता है, वो जो टीपीपी है, जो एनटीपी आएगा, उसके जो 2 फॉस्फेट है उसको मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से जो एनएमपी जो है वो ज्वाइंट हो सके। फिर बात आता है
आईएमपी ट्रिगर इवेंट, कौन कौन से ट्रिगर इवेंट है उसमें, फिर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, मेनली किस पे भी ज्यादा फोकस होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे वो होता है। फिर टीलोमियर सिंथेसिस स्पेशली यूकैरियोट में, और वहां भी ये मेनली पूछता है सैकेरोमाइसिस सेरेविस में कि टीलोमियर का सिंथेसिस कब और कहां होता है। एक क्वेश्चन आता है कि कैंसर में कौन से एंजाइम का प्रमाण सेल में बढ़ जाता है, तो उसमें आएगा टीलोमरेज एंजाइम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये चीज याद रखना। फिर बात आता है डीएनए रिपर एंड रिकॉम्बिनेशन, ये मैंने इसलिए इसमें लेफ्ट साइड रखा है क्योंकि आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो, ऑप्शनल भी रख सकते हो, क्योंकि हर बार दोनों में से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आएंगे, वैसे आप नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन, उसमें आरएनए पॉलीमरेज के इनहिबिटर के बारे में आपको जानना है कि कौन कौन से इनहिबिटर आरएनए पॉलीमरेज जो 3 टाइप के 1 2 एंड 3, उनमें कौन से आरएनए पॉलीमरेज किसको जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और उसके इनहिबिटर कौन कौन से हैं। फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, जहां पे इनिशिएशन फैक्टर्स होता है वो कैसा रहता है। आरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आपको पूरा पढ़ लेना है, स्लाइसिंग होता है, अल्टरनेटिव स्लाइसिंग होता है, उसका क्या रोल है वो सभी आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे कि उसका रोल क्या है। इतना डेप्थ में ना जाओ, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्यों है। हर बार कहीं भी पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, तो आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, सेल में ये चीज हो रही है तो ये चीज क्यों हो रही है। अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो आप कभी भी कहीं कोई भी चीज भूल नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिर बात आता है ट्रांसलेशन की, हमने रेप्लिकेशन कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, तो अब बात करेंगे उस एमआरएनए को ट्रांसलेट करने के लिए। उसमें आपको टीआरएनए कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ट्रिगर इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, टर्मिनेशन कैसे होता है ट्रांसलेशन का वो पता होना चाहिए, उसका जो एंजाइम है एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, उसका क्या रोल है, वो कैसे मैकेनिज्म करता है, उसका इलोंगेशन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मिनेटर और इनिशिएशन से, कि उसका इलोंगेशन कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो इलोंगेशन फैक्टर्स आते हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। फिर ट्रस्ट फैक्टर आता है, टर्मिनेशन फैक्टर्स आते हैं। तो ट्रांसलेशन आपको मेनली वो लोग पूछेंगे आपको यूकैरियोट में से, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट का बहुत इजी है लेकिन यूकैरियोट का बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। फिर आती है डीएनए पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम, पिछली बार के अटेम्प्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम पे बिल्कुल आए थे, और वो भी बहुत इजी आए थे। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम में कौन सा कोर डीएनए आता है, लिंकर डीएनए की साइज क्या होती है, तो मेनली 147 बेस पेयर का क्या रहता है, कोर डीएनए रहता है जो न्यूक्लियोसोम के सराउंड रैप हुआ होता है, और दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए जो होता है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और वो मेनली 20 से 60 बेस पेयर का बना रहता है। ये देखिए आप याद देख सकते हैं कि डीएनए का पैक कैसे होता है, ये देखिए नॉर्मल डीएनए 2 नैनोमीटर का उसका जो है वो डायमीटर है। फिर न्यूक्लियोसोम बनता है, बीड ऑन स्ट्रिंग जैसा उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है 11 नैनोमीटर का। फिर उसमें से बनता है क्या, सोलेनॉइड या फिर जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है 30 नैनोमीटर का। फिर उसमें से बनेगा क्या, और भी ज्यादा वो पेचीदा बनता जाएगा, फिर आएगा 300 नैनोमीटर का, फिर आएगा क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा, फिर आएगा 700 नैनोमीटर का, फिर बनेगा एंटायर क्रोमोसोम जो 1400 नैनोमीटर का रहेगा। हेलो, ये देखिए ये पूरे के पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम। आप जब भी नोट बनाओ तो नोट में एक चीज करना कि आप नोट का सीधा लिख मत लो, जो बुक में दिए गया है उसमें लिख मत लो, आप स्मार्ट तरीके से नोट बनाओ जो आपको एंड पॉइंट तक काम आए, और एंड पॉइंट में आप जब देखो तो आपको सब चीज ट्रिगर आ जाए। ऐसा नहीं रहे कि आपको नोट पढ़ने में 2 घंटे लग जाए किसी एक टॉपिक के लिए, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो अभी बात आती है यूनिट 4 की, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये भी बहुत इजी यूनिट है, मैं इसको इजी यूनिट में रखूंगा। अभी यूनिट 2 एंड यूनिट 4 ये दोनों बहुत इजी यूनिट में मैं उसको रख सकता हूँ। उसमें आएगा सेल सिग्नलिंग, स्पेशली जीपीसीआर जो है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके बारे में बहुत पूछते हैं। उसमें भी उसका सेकेंडरी जो सिग्नलिंग आता है सीएमपी सिग्नलिंग और इनोसिटोल सिग्नलिंग, वो भी ये बहुत लोग पूछते हैं। एंजाइम लिंक जो आता है टायरोसिन काइनेज वाला, सेकेंडरी बात है जैसे मैंने बोला, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल कम्युनिकेशन की, दो सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सेल जंक्शन मॉलिक्यूल्स जो आते हैं जो सेल को बनाए रखते हैं, लाइक गैप जंक्शन आता है, टाइट जंक्शन आता है, इंटेग्रिन्स आता है, कैटेगरीज आता है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर कैंसर, कैंसर तो हर बार पूछते हैं, लेकिन कैंसर का एक चीज ऐसा है कि आपको रिसेंट में से ही कैंसर का ज्यादा पूछा जाएगा, यानी कि रिसेंट में अभी कैंसर का क्या रिसर्च चल रहा है या कहाँ तक पहुंचा है, उसके बारे में ये लोग ज्यादा फोकस रहते हैं कि कौन कौन सा चीज कहाँ तक पहुंचा है कैंसर में। तो आपका बेसिक से एडवांस यहाँ पे ट्यूमर सप्रेशन सीरीज किसको बोलते हैं, प्रो ऑन्कोजिन किसको बोलते हैं, प्रो ऑन्कोजिन का ऑन्कोजिन में कन्वर्जन कैसे होता है, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सब चीज आपको याद रखनी है। कौन सा म्यूटेशन माइनर या मेजर किस में हो जाए
तो कैंसर में जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर अगर बात करें इस यूनिट 4 में इम्यूनोलॉजी का पूरा टॉपिक आता है, लेकिन मैं उसमें आपको रिकमेंड करूंगा एमएचसी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें भी आपको सेल्फ एमएसटी रेस्ट्रिक्शन, जैसे हम देखते हैं टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, तो उसमें अगर कोई बाधा डालता है कि मैं किसी भी टिश्यू नहीं ले सकता, कोई मेडिटेशन नहीं ले सकता, जब तक वो पूरी कॉम्प्लीमेंट टेस्ट से पास ना हो। क्यों? जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एमएचसी। सभी चीज एमएचसी से ही रेगुलेट होती है, स्पेसिफिसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होते हैं? इसी को बोलते हैं सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। इसके दो एक्सपेरिमेंट है, क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए, वो आपको पढ़ लेने हैं। जो एलसीएमवी वायरस पे हुए थे वो क्लास 2, और जो नॉर्मल ट्यूमर सेल में से लिया था वो क्लास 1। ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं। फिर आता है यूनिट 5। ये सब लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता है, इसीलिए वो लोग इतने डीप में नहीं जाते, इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं। यही तो चीज है कि आपको सीएसआई को डिकोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो देखा बस पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है। आपको डिकोड करना है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। आपको अगर वो ट्रिगर करेंगे तो आपको पेपर देना बहुत ही इजी रह जाएगा, आप इजीली पेपर दे सकते हो। अभी यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी, मैं इसको इजी में रखूंगा। सब लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टिटी से बोल सकता हूँ कि इसमें से 4 मार्क्स के मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और इन 4 क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि आपने अभी मैंने जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे, इन टॉपिक को अगर आप कर लो, ये टॉपिक करने में आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। और अगर 5 दिन में आप ये टॉपिक कर लो तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म है, सीएसआर के कोई भी अटेम्प्ट में कन्फर्म है। ये टॉपिक मैं से ही बोल पूछता, बहुत ही इजी टॉपिक है। इन सब टॉपिक का मेरा वीडियोस भी है यूट्यूब में। इन सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ अभी, उन सब का मेरा यूट्यूब में वीडियोस भी, आप रविस माइक्रोबायोलॉजी में चेक कर सकते हैं। पहले आता है कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। ये बात आती है जब सेल नया नया बना हुआ होता है। स्टेम सेल में से जब सेल किसी और जाता है, यानी कि स्टेम सेल में से वो स्किन का सेल बनेगा, चाहे वो लीवर का बनेगा, चाहे वो ब्रेन का बनेगा, उसके जो स्टेजेस होते हैं उसको बोलते हैं कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो उसमें मेनली वो एक ही कंसेप्ट पे जुड़े हुए होते हैं, वो सिर्फ नाम चेंज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप जब 12th साइंस में थे तो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप थे कि आप क्या करें, या तो आप फिर भी आप एमबीए में जा सकते हैं, साइंस खत्म करने के बाद भी आप बीकॉम कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने बीएससी ले लिया तो आपके लिए स्कोप कम होते जा रहा है। फिर आप आ गए एमएससी में, एमएससी के बाद भी आपके पास स्कोप कम होते जा रहा है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर रहे हो, कमिटमेंट की ओर जा रहे हो। आपका जो स्पेसिफिकेशन यानी कि आपका जो ज्यादा ऑप्शन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन आपका कमिटमेंट यानी कि आप जो ऑप्शन है वो कम होते जा रहे हैं। अब एक बार आपने पीएचडी कर लिया तो मान लो आपका ऑप्शन बहुत ही कम हो गया और आप क्या हो गए, कमिटेड हो गए, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। फिर बात आता है डोर्सल एंड वेंट्रल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली ड्रोसोफिला में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है, आपको पढ़ के भी डेवलपमेंट बायोलॉजी बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक और ये पूरा का पूरा यूनिट। फिर बात आता है टेरेटोजेनेसिस की, जो माता है, जो पेट में गर्भ में जो शिशु होता है, वो जब ड्रग लेती है, जब क्या खाती है, क्या पीती है, कौन कौन सी ड्रग लेती है, सिगरेट पीती है या करते है, उनका शिशु पे या फिर बेबी पे क्या असर पड़ता है, वो आता है टेरेटोजेनेसिस में। फिर वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, सिनोरेबिडिस एलिगेंस, आई लेंस फीड फॉर्मेशन एंड लिम्फ फॉर्मेशन। ये मेनली पूछते हैं फ्रॉग में से और चिक में से भी ये लोग पूछते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन में एंड ड्रोसोफिला में, दोनों में सेक्स डिटर्मिनेशन पूछते हैं। इनका कंबाइन एक इन लोगों ने टेबल बनाया था और हमको दिया था दिसंबर अटेम्प्ट में 2019 के। बहुत इजी था लेकिन ट्रिकी था। फिर आता है एपोप्टोसिस, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों पाथवे आपको कर लेना है कि एपोप्टोसिस कैसे होता है, क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जेन्युइन। ये एपोप्टोसिस आपको पढ़ना है अल्बर्ट में से, ब्रूस अल्बर्ट में से। और यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको पढ़ना है गिलबर्ट में से। गिलबर्ट का आप 6th या 9th एडिशन आप यूज कर सकते हो। फिर बात आते हैं यूनिट 6 की, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। ये यूनिट में स्कोरिंग में रख सकता हूँ क्योंकि ये आपको खत्म करने में, अगर आप पूरा का पूरा यूनिट करोगे, पूरा का पूरा सिलेबस, फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगेंगे। 20 दिन में आप पूरा का पूरा ये यूनिट कंप्लीट कर लोगे रेफरेंस बुक में से, वो भी नोट के साथ। अगर आप नोट बना रहे हो तो भी ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी यूनिट है, इसमें मेरे को ज्यादा आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनमें ये लोग पूछते हैं। फिर इसकी साइकिल C2 C3 C4 एंड कैम साइकिल के बारे में वो लोग पूछते हैं। प्लांट हार्मोन, उसमें स्पेशली उसके एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए मैं किसी प्लांट को, जो छोटा प्लांट है, उसको अगर जिब्रेलिन दूंगा तो क्या होगा, तो वो प्लांट बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको हम ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं।
कि वो टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं किसी प्लांट को ऑक्सीजन दूं या ऑक्सीजन बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो उसका कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ग्रोथ प्रमोट करता है। अगर मैं किसी को आईएए दूं, आईए क्या है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन है। अगर मैं किसी को साइटोकाइनिन दूं तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो सेल डिवीजन है वो बढ़ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशंस उसके अच्छे से तैयार कर लेना कि कौन सा मैं कब दूं तो उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है। फिर बात करेंगे हम सिग्नलिंग की। प्लांट हार्मोन का सिग्नलिंग बहुत ही हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है सभी का। तो आपको अच्छे से इसका एक टेबल बना लेना है। आपको डिफरेंशियल पढ़ना है इसमें कि कौन सा 5 हार्मोन है उसका पढ़ना है। एक नया आ गया है ब्रासिनोस्टेरॉइड, वो भी आपको पढ़ लेना है। उसमें से भी अभी क्वेश्चन आगे जाके ब्रासिनोस्टेरॉइड में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको कंपेरेटिव टेबल एक बना लेना है। फिर आता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, इस पे मेरा बहुत अच्छा वीडियो है और इसके जितने भी क्वेश्चंस है मैंने वो सॉल्व भी कराए हुए हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस पे डेफिनेटली हर बार एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा ही। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें 3 आपको मॉलिक्यूल याद रखने हैं, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आपको मजा आएगा। फिर नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके लिए आपको चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जेनेटिक्स आपको याद रखना है कि कौन कौन सा जो जीन है वो नाइट्रोजिनेज प्रोड्यूस करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या रोल है, राइजोबियम का क्या रोल है, एजोला का क्या रोल है, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी आपको पता होना चाहिए। फिर एबीसीडी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ये तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे दूसरे सेकंड आप सेशन में। तो यह भी बहुत ही अच्छा, इसमें से भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन, ना से केवल इसमें, लेकिन गेट में भी आता है, आईसीएमआर में भी आता है। आईसीएमआर तो पता, लेकिन गेट में आता है और स्लेट में भी। आप जिस किसी स्टेट की स्लेट दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है। फिर बात आती है सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल। तो मेनली क्या होता है कि जो लोग बोटनी में से होते हैं वो लोग ये जो यूनिट 7 है उसको स्किप कर देते हैं, और जो लोग जूलॉजी में होते हैं वो लोग यूनिट 6 को स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं मेरा मानना है कि कोई भी यूनिट आपको स्किप नहीं करना है। स्किप करने से अच्छा है उसके जो एमपी टॉपिक्स है वो आप अच्छे से कर लो। तो कम से कम आपको 30 मार्क्स का यूनिट है, हम बोलते हैं वैसे तो 30 मार्क्स में से अगर आप 5 टॉपिक आईएमपी कर दो तो आपको कम से कम 8 मार्क्स तो आएंगे ना, 12 मार्क्स तो आएंगे ना। और हर एक मार्क्स का रोल सीएसआर में बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं जिसमें से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हर बार क्वेश्चन आता है, पिछले 5 अटेम्प्ट से हर बार ईसीजी पे क्वेश्चन आता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये सिंपल सिस्टम आपको करनी ही पड़ेगी। फिर आता है कार्डियक सिस्टम, कार्डियक साइकिल कैसे होता है। फिर आता है हार्मोन फंक्शन, कि हमारे जो सारे हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड में से आते हैं, उनका क्या फंक्शन है, ऑक्सीटोसिन है और जो डोपामीन है उन सबका क्या रोल है। फिर आता है यूनिट 8, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। मैं यूनिट 6 को भी आईएमपी टॉपिक्स या स्कोरिंग यूनिट में ही रखूंगा कि वो भी बहुत स्कोरिंग है। यूनिट 8 को मैं स्कोरिंग में नहीं रखूंगा। यूनिट 6 को मैं रखूंगा स्कोरिंग में, 7 को नहीं, लेकिन 8 को मैं बीच में रखूंगा कि एवरेज। ये सभी को पूरा नहीं आता है, सभी लोग इसको हार्ड मानते हैं, है भी, लेकिन ये इजी भी है अगर आप इसको कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहो तो। इट जस्ट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ट्रेंड एंड अनट्रेंड। अगर मेरे को कंप्यूटर आता है और आपको नहीं आता है, दोनों में डिफरेंस यही है कि मैंने सीखा हुआ है और आपने नहीं सीखा हुआ है। अगर मुझे इंग्लिश आता है और आपको नहीं आता, इसका मतलब यही है कि मैंने इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है और मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और आपने नहीं ली। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये स्मार्ट है ये नहीं स्मार्ट है। सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, ट्रेंड एंड नॉन ट्रेंड। तो आपको क्या होना है, ट्रेंड होना है अनट्रेंड में से, और कुछ नहीं। उसमें अगर मैं बोलूं एमपी टॉपिक्स, तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, पेडिग्री एनालिसिस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पहले जो नॉर्मल पेडिग्री हम पढ़ते थे उसमें ऐसे अभी इजी क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते, उसमें से अब वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स का अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड पूछते हैं कि आर्टिफिशियली हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन का भी पूछते हैं, कॉन्जुगेशन मैपिंग के बारे में पूछते हैं, जो इंटरप्टेड मैपिंग आता है मैपिंग, उसके बारे में भी ये लोग पूछते हैं। पेडिग्री का बहुत ही अच्छा मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक्स है। तो आप एक बार देख लेना यूट्यूब में मेरी चैनल में जाके। जीन मैपिंग के बारे में पूछते हैं, उसमें आता है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, वो भी ये लोग पूछते हैं। टेट्राड एनालिसिस, ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड टेट्राड, ये भी पूछते हैं। इसमें मेनली वो कैलकुलेशन पूछते हैं। ये पूरा यूनिट मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के बेस पे ही है, इस पे ज्यादा आपको कैलकुलेशन देखने को ही मिलेगा।
फिर मियोसिस डिसजंक्शन, इसमें भी आपको एक ट्रिक दी गई होगी, वो आपको सॉल्व करनी रहेगी। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यूनिट 9, इसमें मैंने ये कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये यूनिट बहुत ट्रिकी है। इसमें से वो लोग क्या पूछते हैं क्या पता, हर बार कुछ नहीं आता है, इतना स्कोरिंग भी नहीं है। मैं तो इसको बोलता हूँ आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बेसिक, आपको इसका जो टाइप्स है, जो आपका ऐसा क्लासिफिकेशन है, वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है। फिर आता है, ये भी स्कोरिंग यूनिट है, यूनिट 10। सब लोग हार्ड मानते हैं लेकिन मैं इसको स्कोरिंग मानता हूँ। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसके आप 15 से 20 टॉपिक अच्छे से कर लो तो उसके बाहर एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएगा। इसमें मेनली का टॉपिक की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आता है, कि कहीं भी हम लोग बसेरा कर लेते हैं, कहीं नई जगह पे बसेरा करें तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। फिर आता है हमारी जगह पे कोई, हमारे घर में कोई और एनएच आ जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में आता है, आरएन के सिलेक्शन के बारे में आता है। मार्क रिकैप्चर टेक्निक, ये टेक्निक मेरे ख्याल से बहुत इजी टेक्निक है, सिंपल बताता हूँ ये यूज क्यों होती है। कि मान लीजिए एक समंदर है, उस समंदर में हमको कैलकुलेट करना है कि कितनी फिश है, तो कितनी फिश हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक एक तो गिनने तो नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं कि हमने आज मान लीजिए उसमें से 10 फिश ली, तो 10 फिश हमने ली, उन सबको किसी रिबन से या फिर किसी चीज से हमने मार्क कर दिया, जिससे हम उसको दूसरी बार अगर वो हमारे पास आए तो हम उसको क्या करें, पहचान सके। तो फिर वो हमने 10 मछली ली, 10 मछली को किसी भी चीज से मार्क कर दिया और उस मछली को वापस क्या कर दिया, समंदर में छोड़ दिया। फिर हम उसको अलाउ करेंगे 3-4 दिन के लिए कि वो घूमे फिरे सभी जगह जाए। फिर हम सेकंड सैंपल लेंगे 5 दिन के बाद। अभी सेकंड सैंपल में ये तो पता नहीं कि सारी की सारी मार्क आएगी अनमार्क आएगी। मान लीजिए सेकंड सैंपल हमने लिया, उसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क मिलती है, तो ये हम सूत्र बना सकते हैं कि हमने 10 मार्क की थी, 10 इंटू हमारा सेकंड सैंपल। पहली बात करें, मार्क कितनी की, तो वो था हमारा 10। दूसरी बात, हमने सैंपल कितना लिया, तो हमने दूसरा सैंपल लिया 10, यानी कि 10 इंटू 10 हो गया 100, और डिवाइड बाय कि हमने दूसरी बार जो सैंपल लिया उसमें से हमको मार्किंग वाले कितने मिले, वो मिले 5, यानी होगी 20। आप ऐसे भी गिनोगे सिंपली तो भी आपको 20 आंसर ही मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टेक्निक। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, विद कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है मेरे ख्याल से, इसको तो आपको नहीं छोड़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी की, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, इवन डिस्ट्रीब्यूट, कौन कौन सी जगह पे कैसे, जैसे हम कहीं भी खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने किया हुआ था। और हम देखें अगर इंसान को, इंसान क्या है, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, क्योंकि उसमें भावनाएं का जो आकर्षण है वो ज्यादा रहता है। सर्वाइवरशिप को तीन टाइप का था, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में आता है ह्यूमंस, हम इंसान। उसमें क्या होता है कि हमारी पेरेंटल केयर ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम जन्म के बाद बहुत से अच्छा जो लाइफ स्पान है वो बढ़ाते हैं, हमारे अच्छी सी लाइफ चलती रहती है। लेकिन एक बार हम बूढ़े हो जाए तो हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो एकदम गिरने लगता है, हम एकदम से मरने लगते हैं। टाइप 2 में आते हैं बर्ड्स, कि वो एज इंडिपेंडेंट होते हैं। उसमें ये नहीं कि छोटी एज में लोग ज्यादा जिंदा रहेंगे, बड़ी एज में ज्यादा मर जाएंगे, ऐसा कुछ उसमें टाइप 2 में नहीं आता। लेकिन टाइप 3 में अगर हम बात करेंगे, लेकिन आपको को बना के ही दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, यहाँ पे आएगा मोर्टालिटी रेट, यहाँ पे आएगा एज, सॉरी यहाँ पे आएगा एज, और यहाँ पे आएगा मोर्टालिटी रेट, कि कौन सा कितने जिंदा है अभी। तो टाइप 1 का कुछ ऐसा मिलता है हमें, माय हैंडराइटिंग इज वेरी पुअर। टाइप 2 का हमको ऐसा मिलता है, और टाइप 3 का हमको ऐसा मिलता है। ये है टाइप 1, यानी कि इनिशियली हमारे नंबर ज्यादा होते हैं एज वाइज, लेकिन एक बार हम एज की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर लें तो क्या हो जाता है, हमारा जो मरने का रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में आता है बर्ड्स, जो एज के इंडिपेंडेंट है। ये देखिए, एज का और उसका कुछ लेना देना नहीं, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। टाइप 3 की बात करें हम, तो टाइप 3 में क्या होता है, इनिशियली वो लोग ज्यादा मर जाते हैं, लेकिन एक बार कोई जिंदा रह गया तो फिर वो लंबे तक खेलेगा। ये मेनली किस में होता है, जो चींटियां होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्नेक होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो इनिशियली बहुत ही ज्यादा बच्चे को जन्म देते हैं, और उसमें से सबका जिंदा रहना तो नामुमकिन जैसा हो जाता है, बहुत सारे मर जाते हैं ड्यू टू प्रेडेशन। तो होता क्या है, तो उनमें से जो लोग बच गए वो लंबा जिएंगे,
तो उसको बोलेंगे हम टाइप 3। फिर आ जाता है हैबिटेट एंड निश कंसेप्ट। फिर आता है एनर्जी फ्लो की छोटे से बड़े तक प्राइमरी एनर्जी, किसको प्राइमरी में सेकेंडरी में काउंट किस किस को इंक्लूड करेंगे, कार्निवोर को, हर्बीवोर को, सकता है रोल कहाँ पे आता है, लाइक शेर किस में आता है, हम इंसान किस में आते हैं, हर्बीवोर किस में आते हैं। लोट का वोल्टेरा मॉडल जो प्री प्रेडेटर मॉडल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इजी आता है। बायोडाइवर्सिटी आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, उसका आपको टेबल बना लेना है कि कौन कौन से जो एनिमल्स है वो रेड लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से एनिमल है वो किस लिस्ट में आते हैं, वो सब आपको इसमें याद रखना है। एक सेकेंड, अभी बात आते हैं यूनिट 11 की, इसको भी मैं स्कोरिंग में ही रखूंगा। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये भी बहुत ही इजी है, इसमें आपको करना है नेचुरल सिलेक्शन कि जो भी लोग है वो नेचुरल सिलेक्शन की जो रहेगा जिसमें एबिलिटी है एडॉप्शन लेने की वही बढ़ेगा। यानी अगर आप जाएंगे कश्मीर की और अगर आप ठंडी में नहीं रह सकते तो आप मर जाएंगे। अगर आप एडॉप्ट नहीं कर सकते, अगर आप वहां की एनवायरमेंट में नहीं रह सकते, स्टेबल नहीं रह सकते तो आप मर जाएंगे। यानी कि नेचर सिलेक्ट करता है बेस्ट अडॉप्ट को कि जो वहां पे अच्छे से रह पाएगा, जो एनवायरमेंट में रह पाएगा वो जिंदा रहेगा, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फिर आता है स्पेशिएशन की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कैसे बनते हैं, उसके चार टाइप्स है, एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पेरीपेट्रिक एंड पैरापेट्रिक। फिर बात आती है हार्डी वेनबर्ग लॉ। इसमें मेनली वो लोग पूछते हैं क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसी का हमको कैलकुलेशन करना है पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से, ये भी बहुत इजी आता है। फिर इवोल्यूशन की जो पूरी साइकिल है, जो पूरे एरा आते हैं, जो कौन जाते हैं, वो सब चीज आपको याद रखने की, कौन कौन से एरा है, इयॉन्स है, वो सब आपको रट लेना है। उसमें से क्वेश्चन पहले नहीं आते, पहले आते थे फिर बीच में 3-4 अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन रुक गए, फिर अभी पिछले अटेम्प्ट में बात करो तो फिर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो वो सब आपको याद रखना है। फिर बात आते हैं इवोल्यूशन थियरी की, जो लेमार्क ने दी थी, जो डार्विन ने दी थी, वो थियरी कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है, वो भी आपको करके जानी है। फिर बिहेवियर कॉन्सेप्ट, बिहेवियर कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा आपको नोट मिल जाएगा किसी भी गूगल में से, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो, 50-60 पेज का नोट यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी रहता है, उसमें आपको करना रहता है। ये देखिए, ये है क्या स्पेसिएशन, एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक। एलोपेट्रिक में क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई जगह है, तो वहां पे बीच में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए किसी जगह के कारण ये जगह टूट गई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बैरियर आ गया, और इस बैरियर की वजह से दो अलग अलग स्पीसीज बन गई। यहाँ पे बात करें पेरीपेट्रिक में, पेरीपेट्रिक में क्या होता है, पॉपुलेशन यहाँ पे मान लीजिए 100 लोगों की है, उनमें से 10 लोग चले जाएंगे किसी और जगह पे रहने के लिए, तो फिर वो नहा वहां पे नया गांव खड़ा कर देंगे, नई स्पीसीज बना देंगे, तो उसको बोलेंगे हम पेरीपेट्रिक। फिर बताते हैं पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में क्या होता है कि पॉपुलेशन बाहर नहीं जाता लेकिन थोड़ी नजदीक नहीं रहता है, बहुत दूर नहीं जाता, लेकिन उसके बीच में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन रहता है, इसी वजह से वो एक नई स्पीसीज की तरह रह सकते हैं। फिर आता है सिम्पेट्रिक, इसको कई साइंटिस्ट बिलीव नहीं करते कि इसको हमको स्थान भी देना चाहिए स्पीसीज में, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट, लेकिन सीएसआर वाले इसको इंक्लूड करते हैं, तो हमको भी इसमें इंक्लूड करना रहेगा। तो इसमें मेनली क्या होता है कि वो स्पीसीज साथ में ही रहेगी, लेकिन क्या होता है फिर भी वो बदल जाएगी। क्यों? मान लीजिए कि एक मधुमक्खियों का एक झुंड है, वो हमेशा लाल एप्पल को ही खाता है, लेकिन हमने जब उस वहां पे ग्रीन एप्पल उगाना स्टार्ट किया तो कई मधुमक्खियां आएंगी ग्रीन एप्पल खाने के लिए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता जाएगा कि एक तरह से स्पीसीज बन जाएगी, कि अभी वही मधुमक्खियों की दो स्पीसीज बन गई, वहीं पे रहने वाली सभी जगह वहीं पे, लेकिन स्पीसीज बन गई, एक जो हमेशा लाल एप्पल खाएंगी और एक जो हमेशा क्या खाएंगी, ग्रीन एप्पल खाएंगी, उसको बोलेंगे हम सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। फिर बात आती है अप्लाइड बायोलॉजी यूनिट 12 की, उसमें आपको बात करने एग्रोबैक्टीरियन जेनेटिक्स के बारे में, इसका टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ पीछे हमारे नेक्स्ट सेशन में, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में से आपको पूछते हैं, बेसिक पूछते हैं, उसके जो पिता है जो हेबरलैंड, उन्होंने कौन कौन सी रिसर्च की है, उनका कौन सा मीडिया है, उन्होंने कौन सा मीडिया यूज किया था, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, थोड़ा एडवांस तक पूछते हैं कि हमको सोमेटिक करवाना हो तो क्या करना हो, हमको अगर कैलस कल्चर चाहिए तो क्या करना, हमको कौन सा कल्चर किस चीज के लिए यूज होता है। फिर जीनोमिक एप्लीकेशन ऑन प्लांट एनिमल एग्रीकल्चर, बायो रेमिडिएशन पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बायो सेंसर में भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी आएंगे क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। इम्यूनोलॉजी टेक्निक, रिया है, एलाइजा है, ये सब टेक्निक के बारे में भी वो लोग 4 मार्क्स में पूछते हैं, लेकिन वो ज्यादा डीप में जाते हैं, आपको इजी नहीं
पूछेंगे। फिर आता है यूनिट 13, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मेथड इन बायोलॉजी। ये मेरे ख्याल से सबसे हार्डेस्ट यूनिट है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और आपको करना बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्ले करेंगे, अगर आप कुछ यूनिट इसमें कुछ टॉपिक कर लेंगे जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको कुछ जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। इसका मेनली प्रॉब्लम क्या है, ये हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें से ज्यादा अप्लाइड को आंसर पूछता है, आंसर मांगते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। कि मान लीजिए आपने पढ़ा माइक्रोस्कोपी, लेकिन वो माइक्रोस्कोपी सीधा नहीं पूछेंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशन पूछ देंगे, आप वहां फंस जाएंगे कि आपको माइक्रोस्कोपी तो आता है लेकिन उसकी एप्लीकेशन में ये कहाँ पे यूज होता है वो आपको नहीं आता होगा शायद। उसमें आपको करना है मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो आरएफएलपी है, एफएलपी है, वो सारी मार्कर्स आपको करनी है। माइक्रो सैटेलाइट्स है, कौन कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी नॉन डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, कौन सी को डोमिनेंट है, वो आपको रट के जानी है। रट के तो नहीं, इजी आपको कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए की, प्लाज्मिड डीएनए को हम आइसोलेट करें तो क्या चीजें ध्यान में रखिए, इसका भी आपको सीधा का सीधा आपको नहीं पूछेंगे। इसमें आपको पूछेंगे आपका कंसेप्ट कि हमने Mg+2 डाला है तो वो क्यों डाला है, उसका क्या रोल रहेगा, ईडीटी का क्या रोल रहेगा, सभी चीज का क्या रोल रहेगा। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक आपको पूछते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आपको पूछते हैं, ये मेनली टेक्निक के ऊपर है। तो इसमें बायो इंस्ट्रूमेंटेशन वो सब चीज इसमें आ जाएगी, जीनोमिक टेक्निक भी इसमें आ जाएगी। फिर बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर में भी वो लोग एडवांस पूछते हैं कि याक पाक, जो फास्ट बीट आता है, कोस बीट आता है, फोर्स बीट आता है, लेमडा आता है, वो सब चीज का इसमें एप्लीकेशन पूछते हैं कि कौन कौन सा जो वेक्टर है वो कितने अमाउंट का डीएनए अंदर ले सकता है, कितने जो साइज का डीएनए इंटीग्रेट कर सकता है, किसका क्या एप्लीकेशन है। लाइक सी डीएनए हमें लाइब्रेरी बनानी हो तो हम कोसमिड यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको पूरी की पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी हो तो उसमें कोसमिड हमको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा पाक या फिर या, क्यों, क्योंकि उसकी जीन कैपेसिटी, जीन को इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है। प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक्स जो एसजीएस पे जाता है, जो इसमें डीएनए सेपरेशन टेक्निक भी आप गिन सकते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, उन सबके प्रिंसिपल एसजीएस पेज, उन सबके आपको प्रिंसिपल करके जाने हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो एनएमआर है, वो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में गिन सकते हैं, जो सीडी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन प्रोटीन में हम कैसे यूज करते हैं वो लोग ये पूछते हैं। तो हमारे यहाँ पहला पूरा होता है। एक और सरप्राइज आपके लिए है, इन सभी का मेरे पास बहुत ही अच्छा नोट है। आपको सिर्फ और सिर्फ नोट नहीं, इसके साथ आपको मिलेगा 12 साइंस का एनसीईआरटी की नोट, स्पेशली पार्ट बी के लिए आपको बेस क्लियर करने के लिए। और बड़ी से बड़ी चीज मिलेंगी, अभी तक के 2012 से लेके अभी तक के जो यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट वन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट 2 में सबके सॉर्टिंग किए गए। 300-400 पेज का मैंने एक बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाया है विद आंसर। ये सभी चीज आपको मिलती है 499 में, लेकिन अभी आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपको मटेरियल की पूरी जानकारी की कौन कौन से नोट इसमें इंक्लूड होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। आप नंबर लिख सकते हैं या फिर आपको पीपीटी जब भेज दूंगा तब आप वहां से भी रिफर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारा पहला क्यूएनए सेशन। ये रहेगा स्पेशली जो अपने गूगल फॉर्म में से क्वेश्चन हमको पूछे थे उसके बारे में। अमंग द टॉपिक्स, वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू प्लान टू क्रैक इन जून। तो जैसे मैंने ये टॉपिक बोला, आप ये टॉपिक स्किप मत करें और इसको अच्छे से आप, हेलो, एम आई ऑडिबल, कंट्रोल पैनल प्लीज रिफर मी, एम आई ऑडिबल, हेलो, वेट अ सेकंड, समथिंग एरर इज देयर मे बी, हेलो, या, हेलो, वेट अ मिनट, हेलो, ओके। सो मेरे ख्याल से आपने, अब मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप वो टॉपिक पे कंटिन्यू कीजिए और उस टॉपिक को कीजिए तो आपको इजीली वो क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू टाइम मारता रहना है, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। और आप ऐसे मत पढ़िए कि आपको क्रैक करना है, इसलिए पढ़िए कि आपको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि नॉलेज आपको अल्टीमेटली काम आएगा सिवाय के डिग्री। टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, सीएस आएगा, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो है उसका नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। लाइक पार्ट ए में से आप सिर्फ और सिर्फ 5 फिल कीजिए, पार्ट बी में से आप फिल कीजिए 25 और पार्ट सी में से आप फिल कीजिए सिर्फ और सिर्फ 15। तो ए पार्ट में आते हैं 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स हो गए। पार्ट बी में मैंने बोला 25 क्वेश्चन, तो वो हो गए 50 मार्क्स, 50 और 10 60। और पार्ट सी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें अगर आप करेंगे क्वेश्चन 15 तो हो गए 60 मार्क्स, यानी 60 और 60 120,
60% आपको मार्क्स आ गए। लेकिन ये आपको कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ जब आप श्योर हो किसी क्वेश्चन पे कि इसका आंसर यही आएगा, तभी और तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक मार्क कर सकते हैं, और तभी आपका नेगेटिव जो मार्किंग है वो रिड्यूस हो पाएगा। इट इज पॉसिबल टू क्रैक नेट जेआरएफ व्हाइल डूइंग मास्टर विदाउट एनी कोचिंग। एब्सोल्युटली पॉसिबल। मैं तो कोचिंग को बढ़ावा देता ही नहीं। बिना कोचिंग के पास होने वाले ही अभी तो मेरे ख्याल से बहुत ही आगे जाने वाले होते हैं। आप इजीली कर सकते हो, चालू मास्टर में भी कर सकते हो। चालू मास्टर में करोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि आपका रिदम एक बार चालू रहता है। क्योंकि अगर एक बार मास्टर खत्म हो गया और आप जॉब में लग गए तो आपका रिदम टूट जाएगा और आपके क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई लोग अभी मास्टर कंटिन्यू है या फिर फ्रेशर्स है जिनका मास्टर अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो लोग 5-6 महीना देख के इसका काम तमाम कर ही दो, नेट निकाल ही दो। क्योंकि अल्टीमेटली आपका नेट के अलावा कोई भी फ्यूचर नहीं है। आप कोई भी फील्ड में जाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको नेट तो करने ही चाहिए आपके स्वाभिमान के लिए। सर टेल अस व्हिच इज इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम एंड हाउ टू सॉल्व एप्टीट्यूड पार्ट। यदि आपके लिए पॉसिबल हो तो रेगुलर एक एप्टीट्यूड टॉपिक करवाइए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए। एमपी यूनिट के बारे में मैंने बताया, टॉपिक के बारे में भी हमने बात की। तो एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो मैं सोच तो रहा हूँ कि वेबिनार इसलिए भी एक दो बनाऊं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा जी। आपका मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ स्पेशली मेरे बुक में, आपके क्वेश्चन पे मैं बार दूंगा और इसका वेबिनार भी हम शॉर्ट टाइम में रिलीज बिल्कुल करेंगे। If MSc first year student is qualified the CSIR JRF, then he or she eligible for to get LS certificate or not। बिल्कुल आप JRF के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो। यानी कि मान लीजिए आपने MSc रनिंग में आपने अपना नेट निकाल लिया, तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी कि आपने वो निकाल लिया है। लेकिन आप जब अपने सर्टिफिकेट्स वहां पे जमा कराओगे, जब उनको वो वेरीफाई करके भेज दोगे, तभी आपको पूरी की पूरी जो एलएस हो या फिर आपका हो जेआरएफ, आपकी उसको जो डिग्री है या फिर जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा। बिल्कुल आप चालू एमएससी में बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आपसे मैं 1 मिनट लूंगा पानी पीने के लिए, आप भी पानी पी लीजिए। तो अभी बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। मेरे लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी 1 घंटे यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि आपको हर अटेम्प्ट में कम से कम 10 मार्क्स का तो आने ही वाला है, भले आप पढ़ के ना जाओ। क्योंकि ये दो टॉपिक जो मैं भी करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इजी है। मैंने इजीएस्ट वे में इसको बनाया है और आपको इजी वे में सिखाऊंगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। और इसके क्वेश्चन भी मैंने पीछे रखे हुए जो हम साथ में सॉल्व करेंगे, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला टॉपिक है एबीसीडी मॉडल, जो आता है फ्लावर डेवलपमेंट में। तो हम जानते हैं कि जो जमीन होती है, मान लीजिए कोई बंजर जमीन है, उसमें हमें खेती करनी हो, तो हम सीधा सीधा पौधा नहीं लगा सकते। हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसको काटना पड़ता है, उसको छानना पड़ता है, उस जमीन को खोदना पड़ता है। और उस खोदने के बाद क्या करना पड़ता है, हमको हमारा जो प्लांट है उसको वहां पे रखना पड़ता है, जिससे वजह से वो जर्मिनेट हो, डेवलप हो। यानी कि 2 स्टेज हो गए कि पहले तो हमको बंजर जमीन को क्या करना है, पहले हमको उसको खोदना है, उसको उस लायक बनाना है कि वहां पे खेती हो सके। फिर हमको हमारा प्लांट जो है वहां पे रोप देना है। तो वहां पे भी, और प्लांट में भी यही चीज होती है कि प्लांट में अगर आपको फ्लावर डेवलप करवाना हो तो यहाँ पे भी आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अलग अलग जीन है। तो पहला जीन क्या है कि प्लांट की जो बंजर जमीन पड़ी हुई है जो फ्लावर बनाने के लिए, उसको बोलेगा कि भाई अभी तू बहुत रह लिया, अभी यहाँ पे फ्लावर बनाना है। तो पहला कौन सा है, फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ये जीन क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कि ये बंजर पड़ी जमीन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे और उसको फ्लावर बनाने के लिए इंड्यूस करेंगे कि भाई अभी तेरे को खोदूंगा और यहाँ पे अभी क्या होगा, खेती होगी, यहाँ पे फ्लावर बनेगा। तो ये पहले जीन है, कौन से, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ये क्या करते हैं, शूट को फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं फ्लावर बनाने के लिए। ये पहले चाहिए, इनके बिना फ्लावर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये बनेंगे तभी तो फ्लावर ऑर्गन जीन काम आएंगे। तो ये कौन से जीन है जिसकी वजह से जो बंजर जमीन है उसकी खुदाई हो सकती है, उसके लिए 4 जीन है। एक तो है लीफी, फिर आता है अपेटाला 1, फिर आता है कॉलीफ्लावर और सप्रेसर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ये 4 जीन की वजह से क्या होता है, जो बंजर जमीन पड़ी हुई होती है प्लांट की, वो अच्छे से खिल उठती है और वहां पे वो क्या हो, हम कर सकते हैं, फ्लावर उगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट का जो भाग है जहां से फ्लावर उगने वाला है, वहां पे वो लोग पहले बता देते हैं कि चलिए अभी टाइम हो गया है फ्लावर उगाने के लिए।
तो ये 4 जीन उसका काम करेंगे और शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्या होगा, जमीन तो हमने खोद दी, अभी क्या करना पड़ेगा, प्लांट को रोकना पड़ेगा। ये तो हमने कर दिया। अभी हम बात करें कि ये क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। फ्लावर अगर हम देखिए तो फ्लावर में क्या क्या चीज होती है, ये देखिए मैं आपको फ्लावर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है फ्लावर। तो फ्लावर में बहुत सारी चीजें होती है और सभी चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं। ये देखिए आपको नीला दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपल, यानी कि सबसे जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, सेपल। फिर आता है ये पत्ता, ये देखिए पत्ते को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे पेटल, यानी कि आउटर मोस्ट क्या है, सेपल, फिर आएगा पेटल। फिर हम आता है, ये देखिए ये ग्रीन वाला है उसको बोलेंगे हम सेपल, ये जो पत्ता है उसको बोलेंगे हम पेटल। फिर जो आता है नर पार्ट, ये देखिए ये जो एंथर है, जहां से हम क्या करते हैं, हमारा जो नर है, जो यहाँ पुरुष रहता है, इसमें से जो परागकण निकलता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेमन, यानी कि थर्ड पार्ट है स्टेमन। और फिर क्या रहता है, ओवरी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं हम कार्पेल, यानी कि सबसे आउटर पार्ट क्या है, ग्रीन वाला सेपल, फिर आता है पेटल, फिर आता है ये स्टेमन, ये जो दिख रहा है वो, और फिर आता है क्या, ओवरी। ये 4 चीज बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जीन तो हमें चाहिए। तो उसी के बारे में अभी हम, सॉरी, बात करेंगे। तो ये क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो ये 4 ऑर्गन बनाने हैं हमको, कौन कौन से, स्टेमन, कार्पेल, सेपल एंड पेटल्स। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जीन है। कौन से जीन है, अपेटाला 1, अपेटाला 2, अपेटाला 3, पिस्टिलाटा एंड अगमस। तो ये, अभी ये देखिए जीन है 5 और हमको चीजें कौन सी बनानी है, 4। तो सभी का क्या होगा, ओवरलैप भी होगा, सभी एक साथ काम आएंगे, सभी अलग अलग काम आएंगे। कौन कौन सा जीन कहाँ पे काम आएगा, ये हम बात करते हैं। तो पहला है फ्लोरल मेरिस्टेम जीन, जो हमने बोला कि बंजर जमीन को बनाता है। ये देखिए क्लास 1 क्या करता है, उसमें 2 क्लास है। क्लास 1 क्या करता है, बंजर जमीन को क्या करता है, उपजाऊ बनाने के लिए उसको खोदता है। लेकिन क्लास 2 है, वो क्या करता है, वो खोदने के लिए मना करता है, कि वो खोदने नहीं देता। वो कौन सा है, टर्मिनल फ्लावर। ये जीन अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर जमीन बंजर की बंजर ही रहेगी। ये कौन सा रहेगा, इनफ्लोरेसेंस रहेगा, वहां पे भी उस जगह पे फ्लावर नहीं बनेंगे। फिर बात आती है हमारी, एक बार वो जमीन अच्छी सी बन गई तो हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा फ्लावर डेवलप करवाना है। तो उसके लिए 3 क्लास में हम जीन को डिवाइड करेंगे, क्लास 1 जीन, क्लास 2 जीन, क्लास 3 जीन। क्लास 1 में कौन कौन आएगा, अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2। अभी इसको आपको याद रखना है, आप ऐसा लगे तो लिखते जाइए साथ में। क्लास 1 में कौन आएगा, अपेटाला 1 यानी कि AP1 एंड AP2। क्लास बी में कौन आएगा, अपेटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। एंड क्लास 3 में आएगा सिर्फ और सिर्फ एगेमस। यानी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को हम 3 क्लास में डिवाइड करेंगे। तो उसके 3 क्लास है। क्लास 1 में कौन आएगा, अपेटाला 1, अपेटाला 2। क्लास बी में आएगा अपेटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। एंड क्लास सी में आएगा एगमस। इन 3 को आपको याद रखना है। तो ये देखिए, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। तो चीजें हमें बनानी है 4 और हमारे पास जीन है 3 क्लास के। तो 3 क्लास 4 चीजें कैसे बना सकते हैं, तो सभी का डबल रोल भी शायद इसमें आ सकता है। कौन सा जीन क्या बनाता है ये देख लीजिए। तो अगर बात करें हमको सबसे आउटर मोस्ट बनाना हो, जो हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट था, सेपल, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जीन ए, यानी कि क्लास A1 के हमें जीन चाहिए। क्लास ए में कौन से जीन थे, अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2, यानी कि अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2 जीन ही सेपल को बना सकते हैं। अगर हमको बनाना हो पेटल, सेकंड पार्ट, ये देखिए सेकंड पार्ट जो पत्ता दिख रहा है वो, तो पत्ता बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट काम नहीं आएगा। उसके लिए हमको जीन कौन से चाहिए, बी क्लास एंड ए क्लास, दोनों के क्या होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन दूसरे का आधा। कैसे, अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2 जीन थे, तो इसमें कौन काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपेटाला 2। तो अभी क्लास बी जीन एंड क्लास ए जीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पेटल बनाएंगे। तो कौन, इसके लिए कौन से जीन चाहिए, इसके लिए चाहिए पहले बात क्लास ए का अपेटाला 2, और क्लास बी में कौन सा था, पिस्टिलाटा एंड अपेटाला 3। तो ये 3 जीन की वजह से पेटल बनेगा। फिर आएगा थर्ड पार्ट स्टेमन, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए सी एंड बी का कॉम्बिनेशन। बी में क्या था, अपेटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। एंड सी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक एगेमस। तो इन चीज की वजह से क्या बनेगा, स्टेमन बनेगा। और आखिरी कार्पेल सिर्फ और सिर्फ क्लास सी एगेमस से बनेगा। यानी कि आखिर के 2 है वो बनेंगे इंडिविजुअली क्लास ए एंड सी से, लेकिन जो बीच के 2 है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अभी आपको यहाँ पे एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि क्लास ए इज म्यूचुअली एंटागोनिस्ट विद क्लास सी। इसका मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए कि कहीं भी कभी कभार क्लास ए में म्यूटेशन आ गया और क्लास ए जीन पैदा होना बंद हो गया, तो ये क्या है, क्लास ए की जगह कौन ले लेगा, क्लास ए की जगह ले लेगा सी। और अगर क्लास सी बंद हो गया तो क्लास सी की जगह कौन लेगा,
क्लास सी की जगह लेगा क्लास ए। तो अभी मान लीजिए कि क्लास ए पे म्यूटेशन आ गया है, तो इसकी जगह लेगा सी। तो अभी कुछ कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए क्लास ए का क्या हुआ, म्यूटेशन आ गया, तो अभी उसकी जगह कौन लेगा, क्लास सी। तो अभी यहाँ क्या हो गया, क्लास सी, क्लास सी। तो अभी क्लास सी क्या बना रहा था, ये बना रहा था कार्पेल, तो यहाँ पे आएगा पहले कार्पेल। फिर बी प्लस सी, ये क्या बना रहा था, स्टेमेन, तो यहाँ पे आएगा स्टेमेन। सी तो सी वहां रहेगा, यानी कि बी प्लस सी रहेगा स्टेमेन का स्टेमेन और कार्पेल का कार्पेल। तो जब भी ए में म्यूटेशन होगा तो फ्लावर कुछ कैसा बनेगा, फ्लावर बनेगा सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, कार्पेल स्टेमेन स्टेमेन कार्पेल। आपको इसमें से ज्यादा ये देखिए, पहले ये देख लीजिए, फिर आपको म्यूटेशन केसेस में आपको समझाता हूँ। सेपल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के जीन, कौन से, अपेटाला 1 अपेटाला 2। लेकिन क्या बनाना हो आपको, पेटल बनाना हो, तो क्लास ए एंड क्लास बी दोनों के आपको जीन चाहिए, लेकिन क्लास ए का सिर्फ एक जीन, कौन सा, अपेटाला 2। तो यानी कि यहाँ पे 3 जीन चाहिए क्लास बी के दोनों, एपी3 एंड पेस्टिलाटा एंड क्लास ए का एपेटाला 2। तो इन 3 चीज की वजह से पेटल बनेगा। और स्टेमन किससे बनेगा, AP3 प्लस पिस्टिलाटा प्लस एगेमस, एंड जो कार्पेल है वो बनेगा एगेमस से। तो अभी मान लीजिए ये वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है, कि जिसमें सभी चीज एक्सप्रेस हो रही है, ए एक्सप्रेस हो रहा है, इससे बन रहा है सेपल, ए प्लस बी की वजह से बन रहे हैं पेटल, बी एंड सी की वजह से बन रहे हैं स्टेमन, एंड सिर्फ और सिर्फ सी की वजह से बन रहा है कार्पेल। ये तो है नॉर्मल। अभी बात करेंगे म्यूटेशन कि मान लीजिए लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सी। तो मैंने जैसे बोला था कि ए एंड सी क्या है, कॉम्पिटिटिव है, म्यूटाजेनिक एंटागोनिस्ट है, कि अगर सी में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसकी जगह ले लेगा सी, और ए में कुछ आया तो उसकी जगह ले लेगा सी, और सी में कुछ आया तो ले लेगा ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सी, यानी कि अभी सी नहीं है तो उसकी जगह कौन लेगा, उसकी जगह लेगा ए। यानी कि ए ए, ए यानी कि पूरी जगह पे कौन छा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए। यानी ए से क्या बनेगा, सेपल बनेगा। फिर बी वहां का वहां रहेगा, बी ए बी से क्या बनेगा, पेटल। फिर आ गया ए बी, यहाँ पे सी तो है नहीं, तो क्या बनेगा, पेटल एंड फिर यहाँ पे आ गया यानी कि सेपल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्लांट है, उस प्लांट में आपको कुछ इस तरह दिख रहा है कि सेपल पेटल पेटल सेपल, तो उसमें किस जीन में म्यूटेशन आ गया होगा, तो किस में आया होगा, क्लास सी में। इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अगर क्लास ए का फंक्शन लॉस हो गया तो उसकी जगह कौन लेगा, सी। तो सिर्फ सी क्या बना रहा था, कार्पेल, बी प्लस सी स्टेमन, बी प्लस सी स्टेमन, एंड ये आ गया कार्पेल, यानी कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल। ये किस में होगा, जब लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ए। लेकिन जब फंक्शन बी का लॉस होगा, तो बी तो किसी से एंटागोनिस्ट है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ ए एंड सी ही क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। तो सिर्फ ए से क्या बनेगा, सेपल, यहाँ पे बी है नहीं, फिर से ए आ गया, यानी कि सेपल सेपल, सी सी यानी कि कार्पेल कार्पेल। तो हमने 3 म्यूटेशन देखे कि जब क्लास सी का म्यूटेशन हो तो क्या बनेगा, सेपल पेटल पेटल सेपल। जब होगा क्लास ए का म्यूटेशन तो बनेगा कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल। जब क्लास बी का म्यूटेशन होगा तो क्या बनेगा, सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल। अभी ये पहला क्वेश्चन है CSIR नेट का दिसंबर का 2015 का। Floral organ development is controlled by overlapping expression of A, B, and class C genes in different walls. In Arabidopsis mutant, the flower had a sepal, sepal, carpel, carpel in the 4 walls. तो म्यूटेशन किस में हुआ होगा, तो अभी आपको बताना है कि एक फ्लावर है जिसमें सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल का जो है वो फ्लावर दिख रहा है, तो इनमें से किसमें म्यूटेशन आया होगा। मैं चैट बॉक्स ऑन कर दिया हूँ, आपको मुझे क्वेश्चन वाले में चैट में लिख के बताना होगा कि किसमें म्यूटेशन हुआ होगा। चलिए लिख के बताइए, किसमें होगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। जब सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल होगा तो किसमें म्यूटेशन आया होगा। चलिए चलिए, मही रावल बोल रहे हैं बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और कोई, अभी हमने बात की बहुत ही सीधा है। सिद्धार्थ रामानुज जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन, अभी बी पे ही, किसी को सी नहीं लग रहा। नितिन संखात ये बोल रहे हैं डी। चलिए, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो इसमें बोला क्या है
सेप्पल 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 कार्पेल कार्पेल। तो सेप्पल कौन बनाता है? सेप्पल बनाता है क्लास ए जिन। तो ये तो है ही, तो क्लास ए का तो कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्लास ए जिसमें आएगा वो निकाल दो, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3 तो निकल गया। कार्पेल कौन बनाता है? कार्पेल बनाता है क्लास सी। तो क्लास सी का तो म्यूटेशन है नहीं, क्लास सी को निकाल दो, बचा कौन? क्लास बी। आ गया सिंपल, सेप्पल सेप्पल कार्पेल कार्पेल, क्योंकि बी रिस्पॉन्सिबल है बीच के दो बनाने के लिए, स्टेमन एंड जो पेटल है उसको बनाने के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है। अभी एक और क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, एक सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोरल वॉर्स इज अफेक्टेड इन एगामस म्यूटेंट, कि जब एगामस का म्यूटेंट होगा तो इनमें से कौन से जो भाग है जो फ्लावर का, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो एगामस किस में आता है? क्लास सी में, इतना मैंने आपको बता दिया है। तो क्लास सी में म्यूटेशन होगा तो बात समझना, तो कौन से चीजों में प्रॉब्लम आएगा, यानी कि कौन सी चीजें नहीं बनेगी। कि क्लास सी में म्यूटेशन आया तो कौन सी चीजें नहीं बनेगी। ये देखिए, सेपल पेटल, पेटल स्टेमन, स्टेमन कार्पेल, या सेपल कार्पेल, कौन सी चीज नहीं बनेगी बताइए ऑप्शन। चलिए बहुत इजी है, कि जब एगेमस का क्लास सी का म्यूटेशन हो जाए तो कौन सी चीज में प्रॉब्लम आएगा, यानी कौन सी चीज नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि कौन सी बन रही है। चलिए माही रावल जी बोल रही है आंसर 3, उर्वेश जी बोल रहे हैं आंसर 3, मोहित जी बोल रहे हैं आंसर डी, आंसर सी। और कोई, किसी को ये नहीं लग रहा? चलिए मोहित जी ने अपना मन चेंज कर लिया है, तो उन्होंने बोला है आंसर इज सी। सभी लोग बोल रहे हैं आंसर इज सी, और आप सबसे मैं सहमत हूं पूरी तरह से, आंसर इज सी। क्योंकि स्टेमन एंड कार्पेल दो पिछली चीजें हैं, वही इससे अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि क्लास ए के लिए चाहिए क्या? सेपल, तो वो तो है, तो उसको और एगम इसको कुछ लेना देना है नहीं। फिर आएगा पेटल, पेटल से भी कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन स्टेमन एंड कार्पेल, इनमें आएगा बी प्लस सी एंड सी, तो इन दोनों में आएगा सी, इसी वजह से ये दोनों क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। ये है 2011 का क्वेश्चन। अब ये तीसरा वाला, which of the floral balls is affected in Apetala 3 and Pistillata mutant, कि इनमें से किसमें प्रॉब्लम आएगा जब अपेटाला 3 एंड पिस्टिलाटा म्यूटेंट होगा तभी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जब क्लास बी का जीन जब म्यूटेट होगा तो कौन से जो वॉल्स है उस पर अफेक्ट होगा। बताइए जी आंसर। माहिर रावल जी बहुत ही क्विक है, उन्होंने जल्दी आंसर दे दिया, लेकिन आंसर मैं अभी रिवील नहीं करूंगा जब तक 5 लोगों के आंसर ना आ जाए। जी तो आंसर मिल गए हैं। जी 3 आ गए, बहुत बढ़िया। मेरे सहभागी मित्र सारे बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, मुझे ये लग रहा है। बहुत ही टैलेंटेड मुझे ऑडियंस मिली है, बहुत बढ़िया। चलिए और कोई? कितने ही, ये बहुत इजी रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो बार इसको प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए आप सभी का आंसर बिल्कुल ही 100% राइट है। इसमें आएगा पेटल एंड स्टेमन। क्यों? क्योंकि ये है क्लास बी जीन, और क्लास बी का रोल आता है बीच के दोनों, यानी कि सेपल में सिर्फ आएगा क्लास ए, और कार्पेल में आएगा सिर्फ और सिर्फ क्लास सी। तो बीच में कौन रहेगा? पेटल एंड स्टेमन। यह जून 2013 का। प्लांट विथ अपेटाला ट्यूब म्यूटेशन शो phenotype that lack, ये दिसंबर 2013 का गुजरात यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है जीव का। बताइए, अपेटाला ट्यूब का म्यूटेशन हो तो इनमें से कौन अफेक्टेड होगा। जी वेरी क्विक एवरीवन, मुझे लगता है मैंने अच्छे से सिखाया है शायद। बहुत बढ़िया।
एक आंसर गलत आया है, नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन अब चीज देखिए, अपेटाला 2 ये आता है क्लास ए में, और अपेटाला अगर 1 होता तो आता सिर्फ और सिर्फ सेपल। क्यों? क्योंकि अपेटाला 1 का कोई रोल पेटल बनाने में नहीं है। लेकिन बात करें हम पेटल की, तो पेटल में अपेटाला 2, अपेटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, तीनों के तीनों जीन चाहिए। यानी कि अपेटाला 2 नहीं होगा तो सेपल भी नहीं बनेगा और पेटल भी नहीं बनेगा। इसका आंसर आएगा, आंसर इज 2। इन एगमस म्यूटेंट which of the following statement is valid? बताइए। जब एगेमस का म्यूटेशन होगा क्लास सी का, तो क्या होगा? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब सी का म्यूटेशन होगा तो इनमें से कौन सा राइट होगा। आंसर सेम ही है, अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें क्या ब्रीफ में ज्यादा दिया गया है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दे दिया गया है। पढ़ दीजिए आराम से। चलिए, इसमें तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आप सबसे। चलिए, उत्तर आ रहे हैं जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पे बोला होता कि नॉर्मल में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा कि क्लास सी का म्यूटेशन हुआ हुआ होता है, तो क्लास सी तो एक्सप्रेस होगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला था, क्लास सी एंड ए दोनों क्या है, दोनों है एक दूसरे के कंपटीशन। यानी कि जब ए नहीं होगा तो उसका खाना कौन खा लेगा, उसका खाना खा लेगा सी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे सी नहीं है तो उसका खाना कौन खाएगा, उसका खाना खाएगा ए। यानी ए होगा चारों की चारों जगह पे, और बीच में कौन रहेगा, हमारा बी। यानी कि आंसर इज डी, एब्सोल्युटली राइट। Class A gene are expressed in all walls. Class B gene are expressed in the second and third walls. बिल्कुल सही जवाब। आप सब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप सबके 4 मार्क्स तो मैं अभी से आपको लिख के दे सकता हूँ। Based on ABC model, during flower development, loss of class A activity result in the formation of only stamen and carpel. Which of the following floral organ identity gene control the A activity? बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। कोई आंसर दे सकता है कोई शूरवीर जो इसका आंसर दे पाएगा? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है कि क्लास ए का अगर म्यूटेशन हो गया तो क्लास ए का जीन कौन सा है, कौन उसको कंट्रोल करता है। जी ये देखिए, ये देखिए शूरवीर जी आ गए, शाबाश। और कोई? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसको अगर आप डिकोड करोगे क्वेश्चन को, इसमें से आप लास्ट लाइन पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन पढ़िए और मुझे बताइए। लास्ट लाइन में बोला क्या है इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ कि कौन से जीन कंट्रोल करते हैं क्लास ए की एक्टिविटी को, और कुछ नहीं। तो क्लास ए को कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2। सो आंसर इज ए। वेरी गुड। The following are the certain statements regarding the activity of homeotic gene of class A, B, C involved in floral organ identity. So, A. Activity of A alone specifies sepals. Activity of B alone specifies petals. Activity of B and C forms stamens. Activity of C alone specifies carpel. इनमें से करेक्ट उत्तर जिन्होंने दिया उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। जो देगा उनसे ले लीजिएगा। ये 4 स्टेटमेंट है एबीसी मॉडल के लिए कि कौन सा जीन क्या करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो आपको बताना है। बताइए, चलिए मेरे धुरंधर, बताइए।
अरुण कुमार जी, कोई एक आंसर, दो नहीं। आपकी भावनाओं को मैं तहे दिल से ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप दो आंसर टिक करेंगे सीएसआर में तो आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। चलिए एक उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना दिमाग लगाया है इस हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कोई आंसर देना चाहता है? बहुत ज्यादा आंसर मिल गया मुझे, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सीधा सीधा आएगा डी। क्यों? ए स्टेटमेंट पढ़िए, एक्टिविटी ऑफ ए अलोन स्पेसिफाइज सेपल, बिल्कुल सही बात है, सेपल के लिए सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए। एक्टिविटी ऑफ बी अलोन स्पेसिफाई पेटल, पहली बात तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अलोन, बी है बेचारा मारा मारा सा, लेकिन बी कभी अकेला काम नहीं कर सकता, बी को साथ में या ए चाहिए या फिर सी चाहिए, तो इसके लिए ये तो बिल्कुल हो गया रॉन्ग। अभी जिसमें भी बी ऑप्शन है वो निकाल दीजिए, बी किस में है? ए में है, सी में है और बी में भी है, तो आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा डी। आखिर के दो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पाई जाती। ये देखिए, ये तो उससे भी ज्यादा आंसर बड़ा है। इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन in adjacent walls of a flower determine the pattern of floral organ development. In an Arabidopsis mutant, floral organ are distributed as, यानी कि बाहर की तरफ हमको दिख रहा है, कार्पेल बीच में, स्टेमन स्टेमन एंड कार्पेल। तो ये पैटर्न, ये चित्र रेखा हमको किस में मिलेगी? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन would have caused the above pattern, यानी किसके म्यूटेशन की वजह से हमको ये पैटर्न मिल रहा है, बताइए। कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल, ये हमें कब मिलेगा? कौन सा जीन यहाँ पे म्यूटेट हो गया तो हमको ये चीज मिलेगी। जी बढ़िया। जी बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देना चाहता है? आंसर दीजिए, मैं तो कहता हूँ अगर आपको लग रहा है कि आप गलत है, इससे ये कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं ऐसा करूंगा कि आपके नाम नहीं लूंगा कि कौन से क्या आंसर दिया है, आप लेकिन ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए, अगर आप आंसर देंगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए, वैसे भी आपको यहाँ कोई नहीं पहचानता, तो ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। चलिए आपका नाम भी मैं नहीं लूंगा कि किन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है किन्होंने राइट दिया है, लेकिन आप आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो ही आपको सॉल्व करने का मजा आएगा। चलिए 15 सेकंड और। चलिए, तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल। कार्पेल तो हमको आता है फोर्थ वाला, यानी कि वहां पे आएगा जीन सी। अगर जीन सी एक्सप्रेस हुआ है, अगर यहाँ पे स्टेमन भी है, तो मतलब जीन ए का बोलबाला हो चुका है, जीन ए पूरा का पूरा म्यूटेट हो चुका है। अभी जीन ए में भी दो जीन आते हैं, अपेटाला 1 एंड अपेटाला 2, तो यहाँ पे उनमें से कौन सा दिया गया है? अपेटाला 2 दिया गया है, तो बिल्कुल आंसर आएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। According to the ABC model of flower development in Arabidopsis as shown below. सेपल पैटर्न, यहाँ पे बस अच्छी इसका तो आंसर मुझे सभी के लोग पास चाहिए, यहाँ पर सीधा इन लोगों ने दे दिया गया है। Several genes transcribe factors apetala 1, apetala 2, apetala 3 agamus are involved. Which of the following statement are correct? तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? इसका आंसर मुझे सभी के पास से चाहिए, बिल्कुल चाहिए।
कि ये नॉर्मल चीज, इनमें से सिर्फ ये पूछा है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको लग रहा है स्टेटमेंट राइट, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए। आपको अगर जीन का रोल पता है तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज्यादा आंसर की। चलिए आप आंसर दीजिए, मुझे भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो मैं भी अच्छे से ज्यादा पढ़ा हूँ। इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा है हमने। चलिए बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। नए लोग भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर इसमें बोला गया है कि कौन सा आंसर राइट है और कुछ नहीं, ऊपर का आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा दिया गया है। तो अपेटाला 2 ट्रांसक्राइब्स एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेप्पल एंड पेटल डेवलपमेंट, ये मुझे राइट लग रहा है। अगेमस इज कंसिडर्ड एज क्लास ए जीन, वाह कहां से, ये आता है क्लास सी में, ये गलत हो गया। अपेटाला 1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट, कभी भी नहीं। अपेटाला 3 एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेप्पल डेवलपमेंट, सेप्पल के लिए आता है क्लास ए, यानी कि एपेटाला 1 एपेटाला 2, लेकिन एपेटाला 3 आता है क्लास बी के लिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए, अपेटाला 2, क्योंकि ये दोनों में आता है। अगर यहाँ पे होता अपेटाला 1 दोनों में आता है तो ये होता है रॉन्ग, क्योंकि अपेटाला 2 ही सिर्फ और सिर्फ पेटल में आता है क्लास ए के सेक्शन में से, क्योंकि क्लास ए प्लस बी जुड़ते हैं तो बनता है क्या, ए भी नहीं, क्या बनता है, पेटल। लेकिन पेटल में भी क्लास ए में से कौन आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपेटाला 2, पूरा का पूरा क्लास ए नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीफी, अभी याद कीजिए हमने लीफी कहाँ पढ़ा था। लीफी हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, किसकी पहली स्लाइड, हमारे टॉपिक की। हमने बोला था बंजर जमीन है, उसको खोदने के लिए अच्छे से जीन चाहिए, उस जीन में से एक जीन था लीफी। चलिए मैंने आंसर दे दिया, अभी बोलिए आपका आंसर बोलिए, नीचे से उनके लिए करेक्ट क्या है। चलिए मैंने आंसर दे ही दिया अल्टीमेटली इसका। अरे वाह बहुत बढ़िया। और कोई, मुझे कुछ नए नाम नहीं दिख रहे हैं, सभी फ्रीक्वेंटली कांस्टेंट, जो बड़े बड़े होशियार लोग हैं वही आंसर दे रहे हैं, सभी होशियारी है। शायद मैंने बुरा पढ़ा है ऐसा लग रहा है, बहुत आंसर मुझे नहीं मिल रहे हैं जितना मुझे चाहिए उसमें से। बहुत सारे लोग हैं लेकिन आंसर मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, शायद मेरी गलती हो सकती है। चलिए और कोई, चलिए एक दो फेस नए आए मेरे बोलने के बाद। थैंक यू, आपने मेरा इतना इज्जत रख लिया। चलिए लीफी का रोल क्या था, वो था फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी के लिए, कि यहाँ पे आपको भी फ्लावर बनाना है, और उसका कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, देखिए लीफी इज इन्वॉल्व इन फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी, यहाँ पे सीधा आ गया ये आंसर। लेकिन दूसरे को भी हम देख लेते हैं, लीफी इज इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपेंशन, कहाँ से भाई, ये तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। लीफी इज इन्वॉल्व इन रूट मेरिस्टेम आइडेंटिटी, रूट का और इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, जमीन आसमान से 7 जन्म तक इसका कुछ लेना देना नहीं है। लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार रेड लाइट मेडिएटेड सीडलिंग ग्रोथ, ये तो ये पहुंच गए सीधे क्रिप्टोक्रोम पे, जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्रिप्टोक्रोम आता है, ये तो वहां पे पहुंच गए। लेकिन इसमें भी क्राई 1 2 एंड 3 आता है, लीफी तो बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा जो एबीसी मॉडल का सेक्शन था वो मैंने खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया, इस टॉपिक को आई होप आप सबको समझ गए होंगे। किसी को अगर इस टॉपिक में डाउट है तब अभी लिख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम कल के ही छोड़ेंगे। चलिए किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तब अभी इस टॉपिक के बारे में, एबीसी मॉडल के बारे में पूछ सकते हैं अभी। तब तक मैं आपको मेरी नोट्स के बारे में दिखा दूं, कई लोग पूछ रहे हैं।
ये देखिए, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर नोट कर लीजिए, और अगर आपको एबीसी मॉडल में कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। 30 सेकंड का आंसर मैं 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूँ, कोई भी डाउट, क्योंकि इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आया तो आपको 4 मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ना कि सिर्फ इसमें से। आपको गेट में भी आएगा, स्लेट में भी आएगा, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में एबीसी मॉडल हॉट फेवरेट टॉपिक है। For how many marks usually this topic is asked? 110%, 4 मार्क्स में ये तो आएगा ही, क्योंकि 2 मार्क्स की इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें म्यूटेशन केसेस आते हैं, 2 मार्क्स में आएगा भी तो भी इसमें सिंपल सी नहीं पूछ लेंगे, इतना कोई ट्रिक नहीं आएगा। लेकिन इसके म्यूटेशंस, इसका जो कहते हैं ना हार्ट है, इसका जो मेन हार्ट है वो इसका म्यूटेशन है, और म्यूटेशन वो लोग 2 मार्क्स में पूछ नहीं सकते। इसलिए इसका हर बार ये जो मैंने सारे क्वेश्चन कराए वो सारे के सारे एक्सेप्ट लीफी वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो सिर्फ 2 मार्क्स का था, बाकी सब पार्ट सी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही थे। योर एक्सप्लेनेशन वाज रियली वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, मेरे 316 वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देखना चाहेंगे आपको। थैंक यू। चलिए अब हम करेंगे हमारा नया टॉपिक। सब एक्साइटेड है? चलिए मुझे हैंड राइज करिए अगर आपको दूसरा टॉपिक भी पढ़ना हो अच्छे से, तो उसका भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे हम। बोले मुझे कुछ हैंड दिख नहीं रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं और मेरे ख्याल से मैं भी निभा रहा हूँ। चलिए अब बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम जेनेटिक के बारे में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, आपने कहीं ना कहीं इस नाम को सुना होगा, नाम तो सुना होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसको अच्छा नहीं लगता उसके साथ रहना, उसके बैक्टीरिया के साथ रहना। वो रहता है प्लांट के साथ, यानी कि वो प्लांट के साथ रहता था लेकिन पैरासाइट, यानी कि वो प्लांट के साथ जाएगा और क्या करेगा, ऐसा ट्यूमर फॉर्म करेगा। कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, ट्यूमर करेगा, यानी इसीलिए उसको बोलते हैं ट्यूमिफेशियंस। ये ट्यूमर करता है। अभी एक चीज ये है क्या, प्रोकैरियोट, और जाता किसमें, प्लांट में, ट्यूमर करता है। ये सब चीज होती कैसे है? पहली चीज, अगर आपको किसी इंसान को मारना हो तो क्या करना पड़ता है, आपको उसकी वीकनेस जाननी पड़ती है। तो ये भी वही करता है, प्लांट की वीकनेस जानता है फिर उसके पास जाता है। ये ओनली एंड ओनली डाइकोट प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, लिख लेना, इसमें भी वो लोग पूछते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन में, डाइकोट में ही वो लोग, डाइकोट में ही ये इन्फेक्ट करता है। अभी कब करता है, जब प्लांट वीक हो। प्लांट वीक कब होता है, जब उसको किसी भी चीज का डैमेज हुआ होता है, इंजर हुआ होता है। तो प्लांट का एक रूल है कि हमने जाना भी है, पढ़ा भी होगा शायद, कि जब प्लांट इंजर्ड होता है तो फिनोलिक कंपाउंड को निकालता है उसका बाउंड हील करने के लिए। अभी ये फिनोलिक कंपाउंड प्लांट के लिए तो हीलिंग इफेक्ट है, लेकिन ये एग्रोबैक्टीरियम के लिए सोने की खंजर है कि अच्छा सिग्नल आ गया, रेड सिग्नल मिल गया, अभी तो जाके उसको पेल देंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम उसको क्या देखता है और क्या करता है, वहां पे जाएगा, उसको बोलेगा कि ये तो देखो, ये तो सड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पे उसको लगा हुआ है, वो जगह देख के ही अटैक कर देगा। और ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे देखिए, ये है एग्रोबैक्टीरियम और ये है प्लांट का सेल, सीधा का सीधा अपना डीएनए इसमें घुसा देगा। तो ये सब चीज कैसे होगी, यही बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से जीन किस किस स्टेप के लिए, यहाँ पे सब स्टेप होंगे ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे अभी हम जीन की बात ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन केस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीन की आपको एप्लीकेशन ही याद रखनी है। एबीसी मॉडल से भी है तो इजी है, और इसमें भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आते हैं, हर बार आता है, एक नहीं, कई बार तो दो दो क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये दो टॉपिक अगर आप कर दोगे तो यहाँ से ही आपका 8 या 10 मार्क्स हर एक एग्जाम में आपका फिक्स हो जाएगा, जहां भी आप लाइफ साइंस की एग्जाम दोगे ये दो टॉपिक तो आपको मिलेंगे ही। तो इसके पास कुछ चीज तो होनी चाहिए दूसरे बैक्टीरिया से एडवांस। तो इसके पास है टी आई प्लाज्मिड। ये देखिए बड़ा सा टी आई प्लाज्मिड 200 केबी का होता है। टी आई प्लाज्मिड, टी आई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी जैसे हम जानते हैं कि ट्यूमर किसको बोलते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल। अभी सेल को ग्रोथ कब मिलेगा, जब उसको खाना मिलेगा, तो उसको ग्रोथ करवाने के लिए कुछ चाहिए, और प्लांट में ग्रोथ के लिए हार्मोन होते हैं। तो इस डी आई प्लाज्मिड में एक रीजन है जिसको बोलते हैं टी डीएनए। ये देखिए टी डीएनए, जो दो बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर से फ्लैंक हुआ होता है। ये टीआई प्लाज्मिड में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इतना रीजन ही प्लांट में जाएगा और एक्सप्रेस होगा। अभी इस टीआई टी डीएनए में ऐसा तो क्या है, पहला तो उसका लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर है। ये बॉर्डर नहीं होगा तो सेल को पता नहीं चलेगा कि कहां से डीएनए कट करना है और प्लांट में भेजना है, तो ये बॉर्डर रिस्पॉन्सिबल है। फिर है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन।
ये दोनों हम जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन से इनकी वजह से सेल का ग्रोथ अनगिनत तरीके से बढ़ जाएगा, और यही दो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्यूमर इंडक्शन के लिए। और फिर आता है ओपाइन। ओपाइन क्या है, अल्टीमेटली शुगर एंड एमिनो एसिड का एक कन्वर्जन है जो इसमें रहता है, ये उसको बनाता है, एक तरीके से खाना बनाता है। और दूसरा चीज टी प्लाज्मिड में क्या है, एक तो यहाँ पे वीरुलेंस जीन जिसको बोलते हैं वीर जीन, ये वीर जीन ही सब कांड करते हैं, जिसको डीएनए को निकालते हैं, उसमें जाके प्लांट में उसमें इंसर्ट करेंगे। ये काम कौन करेगा, ये टी डीएनए की बाहर रहने वाले वीरुलेंस जीन। फिर रहेगा ओरिसी जहां से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा। फिर रहेगा ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, टी डीएनए के बाहर है कौन सा, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन। जो यहाँ पे ओपाइन बनेगा वो सेल खाएगा, कहाँ से, सेल का ये डीएनए जाएगा प्लांट में, प्लांट में ओपाइन बनेगा और इस ओपाइन को खाएगा कौन, बैक्टीरिया। लेकिन कैसे, क्योंकि उसके पास ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं प्लाज्मिड के बारे में। साइज इज अबाउट 200 kb, एज अ सेंट्रल रोल इन क्राउन गाल डिजीज फॉर्मेशन। इस ट्यूमर को क्या बोलते हैं हम, क्राउन गाल डिजीज फॉर्मेशन। ऐसा ही करता है एक्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। राइजोजेंस क्या करता है, एक हेरी रूट डिजीज करता है, इसका ही भाई है। कंटेन वन और मोर टीडीएनए रीजन that is integrated into the genome of host plant. कंटेन और वीर जीन 40 केबी का ये वीर जीन है, इसमें 8 से 11 जीन है जो सभी एक कांड को, जो इस हत्या का क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंटेन अ रीजन इनेबलिंग कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर, यानी कि कॉन्जुगेट में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होना पड़ता है, ये यही सूचन करता है। एज अ जीन फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ ओपाइन। लेकिन ओपाइन जीन कहां पे है, टी डीएनए के बाहर, ये आपको याद रखना है। टी डीएनए में क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो सिंपल चीज मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, प्लांट ने जब उनको इंजरी होती है तो प्लांट ने फिनोलिक निकाला। ये फिनोलिक कौन सा है, एसिटोसिरिंजोन। एसिटोसिरिंजोन फिनोलिक, ये देखिए जैसा बाहर आया। वीर ए क्या है, वीर एक तरह का सेंट्रल चैनल है जो सेल के बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। और ये सेंट्रल चैनल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ देखता है कि कहाँ पे हमको फिनोलिक्स मिल जाए। ये फिनोलिक एक बार उसको दिख गया, यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या करेगा, सिग्नल पास करेगा कि हमको ऐसा प्लांट मिल गया है जिसको हम इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसको इन्फेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वीर जिन का एक्टिवेशन चाहिए। तो वो वीर ए किसको बोलेगा, वो बोलेगा वीर जी को। वीर जी जाएगा डीएनए में और वीर जी बोलेगा कि चलो सभी लोग काम पे लग जाओ। वीर जीन को एक्टिवेट करेगा और सभी को काम पे लगा के क्या करेगा, उस डीएनए को ट्रांसफर करेगा। कैसे कराएगा, ये देखिए, इसमें से वीर जीन में एक आएगा वीर डी जीन। और ये वीर डी जीन क्या है, अल्टीमेटली एक एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए को कट करना। एंडोन्यूक्लियस डी1 एंड डी2 दोनों टीडीएनए को लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर से कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कट किया, और सिंगल स्ट्रैंड ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि फिर ये रेप्लिकेट करके दूसरा स्ट्रैंड बना सके। पूरा निकाल देंगे तो सेल मर जाएगा, इसलिए एक स्ट्रैंड निकाली। अभी डीएनए हम सीधा डाल नहीं सकते, बीच में हमको एक चैनल, तो जो वीर बी है, वीर वीर एफ है, वीर बी है, ये सब क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया एंड प्लांट के बीच में एक चैनल बनाते हैं। उस चैनल से हमारा प्लाज्मिड अंदर बाहर जा सकता है, जो टीडीएनए। अभी हमारा जैसे डीएनए कट हो गया, जैसे मैंने बोला, अभी ये डीएनए के आगे वीर डी2 लग जाएगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वीर डी2 आगे लग जाएगा। साथ में कौन जाएगा, वीर ई जाएगा। अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीज है प्लांट में जा रही है, आपको ख्याल रखना है। पहला है वीर एफ, उसका रोल क्या है आपको बाद में बताऊंगा। एक जाएगा वीर एफ, दूसरा जाएगा वीर डी, टी2, आगे जाएगा वीर डी एंड टी स्ट्रैंड, 4 चीजें अंदर जाएगी। सभी का रोल मैं बता रहा हूँ आपको कि वीर डी2 तो आगे रहेगा, क्यों, उसको माइग्रेट करवाने के लिए। वीर ई, वीर ई क्या है, अल्टीमेटली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। हमने देखा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो इजीली टूट जाता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। वो क्या है, E2। वो किस लिए, उसका एक रीजन है, क्योंकि प्लांट सेल में अगर हम देखें कि उसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में बंधा हुआ होता है, और न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस एंजाइम रहता है। क्यों, क्योंकि ऐसा ही कोई एग्रोबैक्टीरिया या फिर कोई वायरस उसमें डीएनए इंजेक्ट ना कर दे। जैसे डीएनए आएगा, न्यूक्लियस जो एंजाइम रहेंगे साइटोप्लाज्म में, उसको ब्रेक कर देंगे। और उस ब्रेकेज को बचाने के लिए वीर E2 टी स्ट्रैंड को पूरा ढक लेगा। अभी ये क्या हुआ, ये वीर डी2 आगे बैठ गया गाड़ी में, वीर E2 इसके ऊपर बैठ गया, टी स्टैंड आ गई,
अभी वीर ई तो साथ में ही जाएगा लेकिन वो अटैच नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज आ गई, वीर डी टू आगे है, साथ में टी स्ट्रैंड है, उस पे चढ़ा हुआ कौन है पैसेंजर, वीर ई टू, और साथ में एक मैम आया है वीर एफ। क्यों, उसको बचाने के लिए। अभी वीर डी टू उसको गाइड करेगा कहाँ पे, और वीर डी टू के पास एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस है, जैसे हमने चैप्टर 3 में या फिर 2 में पढ़ा था कि एक सिग्नल सीक्वेंस चाहिए सभी ऑर्गेनेल में आने जाने के लिए। तो ये वीर डी के पास वो लाइसेंस है जिसकी वजह से ये टीडीएनए को अंदर घुसा सके। अभी टीडीएनए को अंदर जाना है और उसको इंटीग्रेट होना है क्रोमोसोम में। तो पहली बात, ई2 के साथ तो क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होगा नहीं, तो अभी ई2 को तो तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ेगा कौन, वीर एफ। वीर एफ डिसोसिएट करेगा किसको, वीर ई2 को, यानी कि प्रोटियासोम मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो ई2 है जो बंधा हुआ है उसको तोड़ देगा ये वीर एफ, और कुछ नहीं। और आराम से ये अंदर होके इंटीग्रेट हो जाएगा। और क्या करेगा, ऑक्सिन जो उसके 3 जीन है, ओपाइन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, उसको एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करवाएगा। उसकी वजह से सेल का ग्रोथ बढ़ जाएगा, मल्टीपल सेल इंफेक्ट होंगे, और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मच जाएगा और ट्यूमर होगा। ये देखिए सभी जीन के आप फंक्शन देख लीजिए। ए का क्या है, फिनोलिक सेंसर है। बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो नली है, ये देखिए यहाँ पे जो पाथ है ये कौन बनाएगा जाने के लिए, वीर बी। फिर है सी, बाइंडिंग टू ओवरड्राइव सीक्वेंस राइट बॉर्डर एंड नेसेसरी टू ऑप्टिमल टीडीएनए ट्रांसफर। डी क्या है, एंडोन्यूक्लियस। ई क्या है, एसएसपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर आएगा एफ। जी क्या है, जी है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, यानी कि सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था ए, यानी सिंथेसाइज सेंस किया, फिर वो उसने कहा जी को, सी ने बोला पूरे गांव को, पूरा गांव एक्टिवेट हो गया। फिर डी टू काम में आया, उसने निकाला टीडीएनए, और टीडीएनए के आगे वो बैठ गया। ई टू आया कि मैंने बोला कि मैं उस पर रहता हूँ तो इसको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, उस पर बैठ गया। लेकिन वीर एफ ने बोला कि अगर तू बैठा रहेगा तो वो इंटीग्रेट कैसे होगा, तो तू उसको नीचे उतारने के लिए मैं साथ में आता हूँ। ये पूरा का पूरा इसका फंडा है। ये देखिए उसका पूरा पाथ है, आपको पीपीटी तो मिल ही जाएगी। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A student noted the following point regarding agrobacterium tumefaciens। तो उसने कुछ पॉइंट बोले हैं, उसमें से कौन से करेक्ट पॉइंट है वो आपको बताना है। Agrobacterium tumefaciens is a gram-negative small bacterium. Opine catabolism gene are present in tDNA region of TA plasmid. Opine are synthesized by condensation of amino acid and alpha keto acid or amino acid and sugar. A callus culture of crown gall tissue caused by an agrobacterium tumefaciens in plant can be multiplied without adding phytohormone। बहुत ही इजी और चीप है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। बताइए आंसर। जी माही जी बहुत ही क्विक है। चलिए ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी। निमिषा जी, बी स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, बी क्या बोल रहा है। सिद्धार्थ जी बी पढ़िए, बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। बी बोल रहा है कि कैटाबोलिज्म जीन टी प्लाज्मिड में देखने मिलते हैं, टी डीएनए में। मैंने अभी बोला था कि टी डीएनए में ओपाइन के फॉर्मेशन जीन है, कैटाबोलिज्म नहीं है। कैटाबोलिज्म जीन टी डीएनए में नहीं है, टी प्लाज्मिड में है लेकिन टी डीएनए में नहीं है, यानी कि बी यहाँ पे गलत हो गया। अभी सिर्फ आपको कुछ देखना भी नहीं है क्योंकि 3 3 के तो यहाँ पे छोड़ के दिए गए हैं, तो जिसमें बी नहीं है वो आपका आंसर है। सिंपल, ए में बी है निकल गया, 2 में बी है निकल गया, सी में 2 है निकल गया, सिर्फ और सिर्फ ए सी एन डी। अभी सभी स्टेटमेंट को हम कैरेक्टराइज करते हैं, सब राइट कैसे हैं। पहला, एग्राबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज अ ग्राम नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन आर प्रेजेंट इन टीडीएनए और टीडीएनए रीजन, बिल्कुल गलत बात। इसमें है, टी प्लाज्मिड में है लेकिन टीडीएनए में नहीं है, तो यहाँ पे बी तो गलत हो गया। सी, ओपाइन आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड कीटो एसिड्स और एमिनो एसिड एंड शुगर, बिल्कुल सही बात है, तो ए और सी राइट हो गया। A callus culture of crown gall tissue caused by Agrobacterium tumefaciens in plant can be multiplied without phytohormone, बिल्कुल राइट। क्यों राइट है,
क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम से एक बार उसको हमने इन्फेक्ट कर दिया तो उसको फाइटो हार्मोन नहीं देंगे, फिर भी खुद का बना लेगा। उसके बाद अभी जीन आ गया ऑक्सिन का और साइटोकाइन का, तो वो खुद ग्रो हो सकता है। तो डी बी राइट है। तो रावण कौन है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ बी। तो ए सी एंड डी राइट किस में है? 4, यानी कि डी इज द आंसर। चलिए दूसरा देखिए, सीएसआईआर का जून का 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। Following are certain statements regarding the use of agrobacterium in plant transformation. A. Agrobacterium cause crown gall disease and Agrobacterium rhizogens cause hairy root disease. Region A in TI plasmid is responsible for replication. Region D in TA plasmid is responsible for virulence. Oncogene region in tDNA is responsible for unusual amino acid synthesis. चलिए कौन सा आंसर राइट है? बहुत इजी है। आप एक चीज कीजिए, आपको जो स्टेटमेंट गलत लग रहा है उसमें एमसीक्यू में से आप उसको एलिमिनेट करते जाइए, तो आपको क्लियर एमसीक्यू का आंसर मिलेगा कि कौन से 2 एमसीक्यू या फिर कौन से 3 एमसीक्यू में से राइट आंसर है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट ट्रिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आप वही चीज यहाँ पे भी यूज करें। जी एक आंसर आया, अभी तो 2 आ गए हैं, बढ़िया। बताइए बताइए, पढ़िए, बहुत इजी है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन चीज याद रखनी है कि जो चीज आपको गलत लगे उसको पहले ऑप्शन में से निकालो। स्टेटमेंट में तो आपको टाइम बहुत जाएगा, बहुत ही ज्यादा जाएगा, तो आप क्या करिए, ऑप्शन देखिए। स्टेटमेंट ए पढ़ा, ये अगर आपको राइट लग रहा है तो देखिए ए किसमें किसमें नहीं है, जिसमें नहीं है वो ऑप्शन गया। ऐसे आप यूज करिए तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, आपका टाइम बहुत कम जाया होगा। चलिए चलिए, आधी मिनट और 30 सेकंड्स। जी इसका आंसर आएगा सी। क्यों? एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens cause crown gall disease and Agrobacterium rhizogens cause hairy root disease, बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक का किसमें नहीं है? बी में और डी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए, बचा कौन? ए एन सी। उसमें देखिए, अभी आपको एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि जैसे हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और ऑप्शन एलिमिनेट किया, एक चीज देखिए, अभी हमारे पास 2 एमसीक्यू बच गए, ए एंड सी। अभी इसमें ए बी या ए सी, डी तो कहीं है ही नहीं, यानी कि डी तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बी और सी में से ही राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा देखिए। बी देखिए, रीजन ए इन के प्लाज्मिड इज रिस्पांसिबल फॉर रेप्लिकेशन, कहां से? रेप्लिकेशन का रोल ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ए एन सी। रीजन डी इन टी प्लाज्मिड इज रिस्पांसिबल फॉर वायरुलेंस, बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं होगा तो कट कौन करेगा और उसको मेडिएट कौन करेगा? प्लांट सेल में। द रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ ट्यूमर कॉजिंग जीन फ्रॉम टी प्लाज्मिड इज टर्म्ड। यहाँ पे ये पूछा गया है कि हम प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में ये यूज करते हैं आर्टिफिशियली, कैसे? हमें मान लीजिए कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो हम टीआई प्लाज्मिड में डाल देंगे, ये तो वो चीज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पूछिए, यहाँ पे चीज ये पूछिए कि जब टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन रिप्लेसमेंट, डिसआर्मिंग, इंसर्शन, इनएक्टिवेशन या जीन डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? जब डी टीडीएनए कट के बाहर होता है
तुम उसको प्रोसेस का क्या बोलते हैं? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। इंसर्शन इनएक्टिवेशन आपने सुना होगा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई जीन इंसर्ट करोगे तो उसकी वजह से दूसरा जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इसका और इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तो वहां पे निकल गया। जीन डिप्लेसमेंट निकल जाएगा, जीन रिप्लेसमेंट, हमने एक जीन डाल के एक जीन नहीं निकाला है, तो सीधा क्या होगा, डिसआर्मिंग इज द राइट आंसर। हमने उसको निकाला, उसको बोलेंगे डिसआर्मिंग। फिर देखिए, विच टेक्निक इज यूज टू इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू डाइकोट। चलिए, तो बहुत ही हार्ड आंसर मुझे लग रहा है। डाइकोट में अगर आपको जीन इंट्रोड्यूस करवाना हो तो कौन सी टेक्निक बढ़िया रहेगी? लेटर ऑपरेशन, पार्टिकल एसिलरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, या फिर टीआई प्लाज्मिड इंफेक्शन? बोलिए, डाइकोट को अगर आपको इन्फेक्ट करवाना हो तो आप कौन सा यूज करेंगे? उत्तर में देरी लग रही है आप सबकी। ये सब सीएसआर के क्वेश्चंस हैं, इतने इजी हैं। जी बढ़िया, बढ़िया। और कोई? लास्ट 10 सेकेंड्स। जी, इसका उत्तर आएगा माइक्रो इंजेक्शन। नहीं, इसका आएगा टीए प्लाज्मिड इन्फेक्शन। जी, डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए, इसका उत्तर दीजिए आप। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन विल बी प्रिफर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? वाओ, इसका आंसर दीजिए तो मैं आपको मानूं कि आप बोटनी में भी महारत हासिल की हुई है और इसमें भी, कि अगर कौन से प्लांट में आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फिशेस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो पहली बात वो कौन सा कर सकता है, वो कर सकता है डाइकोट में। तो इसमें से डाइकोट कौन सा है, वही आपको पता लगाना है। देखिए, 2 मार्क्स का कितना इजी आंसर पूछा है होगा। जी, राइस डाइकोट में नहीं आता। जिन लोगों ने राइस लिखा, राइस नहीं आता। वीट भी नहीं आता। कौन? कौन का तो हमने पढ़ा हुआ है 11 साइंस में, आपने देखा हो तो, चाहे चैप्टर 4 में या चैप्टर 3 में पूरा सा दिखा, बहुत ही अच्छी पिक्चर दी गई थी मोनोकोट में उसकी। तो वो तो डाइकोट है ही नहीं। ग्राउंड नट इज द डाइकोट। डाउट है तो आप एक बार ग्राउंड नट को खोल के देख लेना। Which of the following statements are true for agrobacterium mediated gene transfer? कौन सा इसके लिए ट्रू है? These genes are essential for gene transfer. tDNA borders are essential for gene transfer. Both A and B. None of this. जी, जी बताइए। जी, वेरी क्विक। जी, जी बढ़िया। जी, और कोई? एग्रोबैक्टीरियम के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? वीरजिन चाहिए, टीडीएनए बॉर्डर चाहिए, दोनों चाहिए। क्या वीरजिन निकाल दो और सिर्फ बॉर्डर रखो तो ट्रांसफर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा? या फिर सिर्फ टी डीएनए बॉर्डर निकाल दो और विरजिन रहने दो तो भी ट्रांसफर हो जाएगा? सोचिए एक बार, पूछिए क्या होगा। पूछिए एक बार, खुद से पूछिए, क्योंकि इन्फेक्शन ही नहीं होगा फिर। विरजिन निकाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बॉर्डर किस काम की? बॉर्डर निकाल दी तो विरजिन किस काम के? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। जो एंडोन्यूक्लियस है वो देख ही नहीं पाएगा कि बॉर्डर नहीं है, तो फिर वो कट किसको करेगा? बॉर्डर ही उसका क्या है, रिकॉग्निशन पॉइंट है कि वो बॉर्डर पे तो कट लगाता है, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर पे, राइट। तो आंसर इज, सभी समझ गए, वेरी गुड। सभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मेरे को मिले हैं, वेरी नाइस। अरे वाह, इसका आंसर तो दिया गया है, लेकिन अब फिर भी एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए, इसमें शायद गलती हो सकती है मेरी तरफ से, शायद आपको गुमराह किया जा रहा है। देखिए, बताइए।
जी अरुण कुमार जी, आंसर 3 ही राइट था। पिछले में अगर हम बात करें तो आंसर 3 ही राइट था, बोथ ए एंड बी। हमको दोनों चाहिए। वीर जी नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा, वाटर नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। जी, इसका आंसर बताइए जी, इसमें क्या आएगा? वीर जी का क्या रोल है, वीर डी टू का क्या रोल है, डी वन का क्या रोल है, एफ का क्या रोल है? सभी का आपको पता है, सिर्फ जोड़ना है। सभी उल्टा फुल्टा दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। बताइए जी। गुमराह करने की कोशिश हो सकती है मेरी तरफ से। जी, टू ऑलरेडी हाईलाइट, लेकिन ये तो मैंने नहीं बताया कि राइट आंसर है। हाईलाइट तो बिल्कुल किया गया है, लेकिन आप सब कह रहे हैं तो इसको राइट बना देते हैं जी। टू इज द राइट आंसर। चलिए मिला के देखते हैं। वीर जी, वीर जी क्या करता है? जब ए ने उसको बोला कि अभी इन्फेक्शन करने का जरूरत है, तो जहाँ सबको गांव में बोल किया इंडक्शन ऑफ, वीर जी गांव में बोलने जाएगा तो पहले में आएगा 4। आंसर हमको यहीं पे ही मिल गया, आगे को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बहुत ही बड़ा, यहाँ पे तो पहली बात क्वेश्चन ही गलत पूछा, एगो बैक्टीरियम, यहाँ पे एग्रो आएगा, लिखने में गलती है सीएसआर वालों की, क्या करें। एग्रोबैक्टीरियम डिप्लाज्मिड वेक्टर आर यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट। The following are example of Vir gene encoded protein that are transferred TDN into plants. Which of the following combination of protein function inside the plant cell? यहाँ पे चार आपको फंक्शन दिए गए अलग अलग जीन के, इनमें से कौन से, और चलो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप इसका आंसर दे दीजिए, फिर मैं इसको रिवील करूंगा। चलिए आप खुद से डिकोड कीजिए कि आंसर क्या आएगा। जरूरी नहीं है लिखा हुआ राइट हो, पहली बात। सोचिए, इस क्वेश्चन में मैं खुद कई बार मात खा गया था। इसका यही चीज यहाँ पे देखना पड़ता है आपको कि इनसाइड द प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद कौन कौन से जीन इसमें रोल करेंगे। अभी देखिए मैंने पहले बोला था कि प्लांट में कौन कौन जाएगा, वीर ई, वीर एफ, वीर डी एंड टी डीएनए। वीर ए का प्लांट में तो रोल है ही नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि वीर ए का तो रोल है बैक्टीरिया में, ना कि प्लांट में। यहाँ पे पूछा कौन सा गया है, कौन से प्रोटीन अभी प्लांट में काम करेंगे, प्लांट के अंदर जाके, तो वीर ई काम करेगा, वीर डी काम करेगा, वीर एफ काम करेगा। लेकिन वीर ए का तो रोल प्लांट के अंदर कुछ नहीं है, उसका रोल तो किसमें है, बैक्टीरिया में। किसके लिए, सेंस करने के लिए। क्या फिनोलिक कंपाउंड कौन निकालेगा, प्लांट। कब निकालेगा, जब वो इंजर्ड हो। चलिए, अभी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेशन आंसर। यहाँ पे सेशन 1 लिखा है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे सेशन का पहला सेशन है, दूसरे हमारे प्रक्रिया का फर्स्ट सेशन है। चलिए, आपके लिए 2 मिनट है, पूछिए आप, अगर आंसर बढ़ते रहे तो आप, वी आर रनिंग लेट, हमारे पास 10 मिनट है और है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपको अगर कुछ हो। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ जिसमें आप नोट की जो पूछताछ वो कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, तो आपको पूरी की पूरी नोट्स की डिटेल मिल जाएगी। इसमें आप सिर्फ व्हाट्सअप कर देना। जी, आप सबको पसंद आया लेक्चर, कुछ आपने सीखा यहाँ से, तो मेरा जो ये 2 घंटे है वो सफल हो गए। 2 घंटे नहीं, 2 घंटे तो मैंने पढ़ा है, लेकिन ज्यादा तो उसके पीछे काम बहुत किया है। अगर इनमें से 5 लोगों को भी अच्छे से पता चल गया, उन लोगों के सीएसआर में ये क्वेश्चन आके मार्क्स आ गए, तो मेरा ये जो भी मैंने ये टाइम दिया है वो मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्ट है, नॉट की वेस्ट। ये मैंने इन्वेस्ट ही किया है। आप में से अगर अभी आप ये 2 टॉपिक पढ़ के गए हो, ये कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक बीच में आएंगे ही। आप कहीं भी एग्जाम दोगे तो ये टॉपिक के बारे में पूछा ही जाएगा। मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम के बारे में तो सभी जगह आता है, सीएसआर का हॉट फेवरेट भी है।
जी जी कुसुम जी, बिल्कुल यूट्यूब पे क्लास चल रहे हैं। 316 वीडियोस है हमारे, सीएसआर को ओरिएंटेड वीडियो है। और जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन की मेरी बहुत सारी वीडियोस है। आप मेरे चैनल पे जाइए, रविश माइक्रोबायोलॉजी पे, वहां पे जाके आप मुझे प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में सीएसआर का पीवाई का पूरा सेक्शन है, जिसमें 10 से 12 टॉपिक का पहले उस वीडियो में क्या किया गया है कि पहले शॉर्ट रिवीजन कराया कि टॉपिक क्या है, फिर उसके पूरे के पूरे पीवाई की मैंने पढ़ाए हुए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी जी बहुत थैंक यू आप सभी का। आपने अच्छे से पढ़ा, आपने अपना प्रॉमिस फील किया। जैसे आपने आंसर दिए, मुझे लग रहा है कि आपने अपना जो प्रॉमिस मुझे दिया था स्टार्ट में कि आप मन लगा के इसमें ध्यान रखोगे, वो आपने पूरा किया है। कैन यू प्लीज सेंड दिस पीपीटी एंड सेंड मी द यूट्यूब चैनल लिंक? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यूट्यूब का नाम है आप रविश माइक्रोबायोलॉजी। मैं आपको उसकी लिंक और पीपीटी, ये सभी जो यहाँ पे हमसे लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं मैं देख लेता हूँ। हमसे अभी जुड़े हुए हैं पूरे के पूरे 99 लोग। इन सभी लोगों को पीपीटीज मिल जाएगी, चैनल का नाम मिल जाएगा, और नोट्स में 10% ऑफ भी मिल जाएगा। खुशी मनाओ। और मेन चीज ये है कि नोट्स तो साइड की चीज है, आपको ये पसंद आया, आपको ये चीज समझ में आई, ये सीखने के बाद आपको कुछ तो एग्जाम में आ ही गया है। आपका अभी से एग्जाम का ये 2 टॉपिक तो क्लियर हो ही गया। तो बस एग्जाम में जब जाओ, अच्छे से जाना, ध्यान से जाना, बी स्मार्ट प्ले स्मार्ट। कुछ फंडा बना के जाना, ऐसे मत जाना कि बस मुझे सभी क्वेश्चन फिल कर देना है। टारगेट बनाओ, जैसे मैंने बोला कि पार्ट ए में 5 करो, पार्ट बी में 25 करो, पार्ट सी में 15 करो, तो आपका इजीली, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो फिर भी आपका सीएसआर हो जाएगा। तो वैसे कुछ प्लान बना के जाओ, बेटर वही है। जी थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे नेक्स्ट वेबिनार भी मैं बहुत ही सीएसआर पे लॉन्च करने वाला वेबिनार। ऐसा ही रहेगा, टॉपिक लर्निंग एंड, जिसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, वैल्यूएबल चीज। आप 2 घंटे 3 घंटे वेबिनार में बैठो, तो उससे आपको पूरा का पूरा जो मैनेज है उस 2 घंटे का, वो आपको मिले। मेरा यही टारगेट है कि आप यहाँ से कुछ सीखें और आप अप्लाई करें। जी बहुत बढ़िया। तो आप सभी को ये चीज मिल जाएगी, आपके ईमेल्स मेरे पास है। हम जब भी नया वेबिनार लॉन्च करेंगे, आपको ईमेल मिल जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उस लिंक में आप अपना जो है वो रजिस्टर कर देना, अपना नाम, सभी ईमेल्स। अभी नेक्स्ट वेबिनार हमारा शायद आएगा रिसर्च पेपर राइटिंग, या आप कभी भी रिसर्च कर रहे हो, या फिर डिसर्टेशन कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो पेपर लिखने के बारे में, तो उसको राइट कैसे करते हैं, कैसे पेपर बनाते हैं, उसका नेक्स्ट वेबिनार 3 दिन या फिर 2 दिन में हम रखेंगे। उनकी लिंक और उन सबका चीज आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना अच्छे से पढ़ा। मेरे लिए यही ज्यादा सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आपने अच्छे से पढ़ा। जिनको पीपीटी चाहिए हमसे जुड़े रहें, ईमेल में आप सबको पीपीटी मिल जाएगी। चलिए थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम रविश माइक्रोबायोलॉजी। इसको करने के लिए हमें 3 लोग हमें बहुत काम आए। एक मैं खुद, एक हमारा जो पैनल मेंबर है विराट सावलिया, और एक दूसरे पैनल मेंबर है सिद्धार्थ रामानुज। हम तीनों की मेहनत से ये जो है वो हो चुका है। इन दोनों का भी मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। उन दोनों ने भी बहुत ही मेहनत की सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए। चलो सबको थैंक यू, सबको बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। बाय बाय।